नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को लेकर ये अनुमान पहले से लगाया जा रहा था दोस्तों कि बात केवल सर्वे तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इस विवाद को आगे बढ़ाने की पूरी तैयारी की जाएगी और ऐसा ही होता दिख भी रहा है। पहले तो सर्वे के लिए नियुक्त किए गए कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाने की मांग मुस्लिम पक्ष कर रहा था, लेकिन अदालत ने इस मांग को नहीं माना। अब वाराणसी जिला अदालत ने बुधवार को कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को उनके पद से हटा दिया। साथ ही तल्ख टिप्पणी भी की कि ये जिम्मेदारी का पद है जिसमें पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी जरूरी है। अजय कुमार मिश्रा के ऊपर आरोप थे कि वो ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के दौरान मिली हुई सूचनाएं मीडिया में लीक कर रहे थे। हालांकि अजय कुमार मिश्रा ने इस आरोप को खारिज कर दिया है। सर्वे के लिए तय यही हुआ था कि इस दौरान किसी भी तरह की सूचना बाहर नहीं जाएगी, मगर फिर भी अगर सूचनाएं बाहर आ रही हैं दोस्तों, तो ये तय है कि इसका मकसद जानबूझकर माहौल को बिगाड़ना है। सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि वजूखाने में शिवलिंग मिला है, जिस पर अदालत ने उस जगह को सील करवा दिया है। ये तमाम बातें आप सब भलीभांति जानते हैं। 2 दिन पुरानी बात है, पुराना घटनाक्रम है, उसी का जिक्र यहाँ कर रहा हूँ। आगे क्या कुछ है, ये भी हम इसके क्या सियासी मायने हैं ये समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि एक तरफ जहाँ हिंदू पक्ष कह रहा है कि वजूखाने में शिवलिंग मिला है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष का कहना है कि इस मामले में लगातार गुमराह करने का काम किया जा रहा है। जिसे शिवलिंग बताया जा रहा है वो एक फव्वारा मात्र है। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी SM यासीन ने कहा है कि जब मस्जिद बनी थी तभी से वजूखाना और फव्वारा है। ज्ञानवापी मस्जिद को जौनपुर के शर्की सुल्तानों ने बनाया था, ये दावा किया गया है, जिसकी बाद में औरंगजेब ने मरम्मत करवाई। वहीं ज्ञानवापी मस्जिद के पीछे मौजूद मंदिर के अवशेष पर उन्होंने कहा है कि ये अकबर के दीन इलाही का मरकज है, वहां मंदिर कभी नहीं था। नंदी के मस्जिद की तरफ होने पर उन्होंने कहा है कि इस नंदी को नेपाल के राजा ने 1860 से 1880 के बीच में लगवाया था। अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम को बांटने के लिए नंदी का मुंह इधर कर दिया था। तो दोस्तों 200 साल पहले अंग्रेजों ने हिंदू और मुस्लिम को बांटने का जो खेल खेला था वो आज भी हमारे देश में चल रहा है। तो ये देश के लिए सोचने की बात है कि क्या हम वाकई आजाद हैं। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर इस वक्त वैसा ही माहौल बनाया जा रहा है जैसा आप याद कीजिए 90 के दशक में अयोध्या के लिए जो राम मंदिर निर्माण के लिए जो रथ यात्रा निकाली गई थी, उसके जरिए अयोध्या में जो बनाया गया था या अयोध्या के लिए जो बनाया गया था, वो जो स्थिति उस समय थी उसी स्थिति को फिर से निर्मित करने की कोशिश हो रही है। उस वक्त देश में विभाजन की खाई जो गहरी हुई उसे अब और गहरा किया जा रहा है, क्योंकि इससे भाजपा को सियासी फायदा या सत्तारूढ़ दल को सियासी फायदा मिल सकता है और मिलता रहा है, हमने देखा है। मगर देश इस धार्मिक विभाजन से कितना पीछे चला जाएगा, इस बारे में जनता को सोचना होगा, हमको सोचना होगा, आपको सोचना होगा। आर्थिक, वैज्ञानिक और शैक्षणिक तौर पर हम दुनिया के विकसित देशों से कितना पिछड़े हुए हैं। हमारी प्राथमिकता लोगों के रहन सहन को उच्च स्तर तक पहुंचाने की होनी चाहिए। गरीबी रेखा में चले गए लोगों को संपन्न बनाने की सरकार की ऐसी नीति होनी चाहिए। बेरोजगारी और महंगाई दूर करने की होनी चाहिए। मगर इस वक्त आलम यह है कि GDP ग्रोथ जैसी बातें इतिहास की हो गई हैं और मुगल काल के इतिहास को वर्तमान का सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया गया है। तो अतीत में अपने पांव गड़ाए रहने से हम भविष्य में ऊंची छलांग नहीं लगा सकते हैं दोस्तों। और यही बात, क्या ये बात मोदी सरकार को समझ में आएगी? यही समझने की कोशिश करेंगे। ज्ञानवापी जो है, और इस तरह ज्ञानवापी कहा एक नारा भाजपा का रहा है कि अयोध्या के बाद अब मथुरा और काशी की बारी है। तो यहाँ काशी और मथुरा दोनों जगह और दोनों मामला कोर्ट में है। तो क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ सरकार कह रही है, कर रही है, और आखिर है क्या वहां पर, हम इसकी तहकीकात नहीं कर सकते, लेकिन पत्रकारों और इतिहासकारों से ये बात तो समझ सकते हैं कि पहले, आज से साल भर पहले, 200 साल पहले, 400 साल पहले क्या कुछ था। इतिहास के पन्नों में जो दफन है
वो क्या कुछ कह रहा है ये तो समझने की कोशिश करेंगे, और इसके सियासी मायने क्या हैं ये समझने की कोशिश करेंगे। आइए दोस्तों, कुछ हमारे साथ वरिष्ठ साथी मौजूद हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाऊं और सीधे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ आज एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं, डॉक्टर आलोक वाजपेयी जी, हिस्टोरियन हैं, इतिहासकार हैं, और ज्ञानवापी मस्जिद जो है और उस मस्जिद को लेकर के जो कुछ चल रहा है, इसके अलावा दिल्ली में आप जान रहे हैं कि जो मीनार है, कुतुब मीनार, उसको लेकर के भी बहुत कुछ चल रहा है, ताजमहल को लेकर भी बहुत कुछ चल रहा है। तो ऐसी बहुत सारी पुरानी इमारतें हैं, उसके पीछे क्या कुछ है, क्यों ऐसा हो रहा है, डॉक्टर वाजपेयी से समझेंगे हम। और साथ में हमारे और 4 खास मेहमान हैं। आज बहुत दिनों बाद हमारे साथी डॉक्टर राकेश पाठक जी जुड़े हैं। डॉक्टर पाठक, आपका स्वागत करता हूं। जेपी सिंह साहब कानूनी प्रक्रिया, दांव पेच को बहुत नज़दीक से जानते हैं, समझते हैं। जेपी सिंह साहब, आपका स्वागत करता हूं सिंह साहब इस कार्यक्रम में। और साथ में सुनील शुक्ल जी हैं हमारे वरिष्ठ साथी, और सुनील जी पॉलिटिकल सिनारियो जो देश में है उसको बहुत नज़दीक से देखते हैं, बड़ी अच्छी टिप्पणी करते हैं। सुनील जी, आपका स्वागत करता हूं। और साथ में हमारे साथी, हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी भी हैं, उनका भी स्वागत है। और आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो इस कार्यक्रम के लिए जुड़े हुए हैं, आप सबका एक बार फिर तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप सब जानते हैं 2 दिन के विश्राम के बाद, आपको पहले भी बताया था कि एक निजी कारण से मैं 2 दिन का कार्यक्रम नहीं कर पाऊंगा। 2 दिन सोमवार और मंगलवार आपके लिए इस लाइव प्रोग्राम को लेकर नहीं आ पाया था, माफ़ी चाहता हूं। और आज हमारे इन 5 साथियों के साथ, छठा मैं हूं, एक साथी और जुड़ेंगे थोड़ी देर बाद, आप सबके बीच हूं, और पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे, ज्ञानवापी के जरिए क्या कुछ चल रहा है इस देश में उसे समझने की कोशिश करेंगे। और आइए सीधा चलते हैं हमारे साथी डॉक्टर राकेश पाठक जी के पास। डॉक्टर पाठक, आप किस रूप में देखते हैं ये जो सब कुछ चल रहा है, और आपका नज़रिया इस पर क्या है, क्या इसके मायने हैं और इसके पीछे का रहस्य क्या है? ज़रा पर्दा उठाने की कोशिश कीजिए। एक पत्रकार के नाते, मैं किसी भविष्यवक्ता के नाते नहीं कह रहा हूं, एक पत्रकार का अपना नज़रिया है, और पत्रकार इतिहास भी पढ़ता है, जानता है, और आपकी तो पकड़ इतिहास में बहुत अच्छी है, इसलिए भी समझना चाहूँगा कि क्या कुछ चल रहा है और इसके क्या मायने हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। सबसे पहली बात तो ये, आपका जो टॉपिक है ज्ञानवापी के सियासी मायने, तो मैं समझता हूं यही असली मायना है। इसमें जो सियासी शब्द छुपा है, ये धर्म के चोले में असल में सियासी संधान करने का एक प्रयास है। इतिहास का एक साधारण विद्यार्थी हूं, इतिहास का बहुत जानकार नहीं हूं, आपने कहा, मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन इतिहास की 2-3 चीजें बहुत स्पष्ट समझना होंगी हमें कि इतिहास की सबसे बड़ी सीख यही है। आवाज चली गई। हेलो जी, आ रही हो जी। तो मैं दोहरा देता हूं कि इतिहास की एक सर्वमान्य उक्ति है जो मैं अक्सर हमेशा हर जगह दोहराता हूं कि इतिहास का सबसे बड़ा सबक, इतिहास की सबसे बड़ी सीख यही है कि इतिहास से कोई कुछ नहीं सीखता। नंबर 2, इतिहास सबक सीखने के लिए होता है, बदला लेने के लिए नहीं होता। लेकिन हम 21वीं सदी के इस दौर में इतिहास की राख में बांस करते हुए, उसमें उंगली डालते हुए जो धूल उछाल रहे हैं, वो न केवल हमारे चेहरे पर आ रही, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी धूल धूसरित करेगी। निश्चित तौर पर मुगल काल में या उससे पहले सल्तनत काल में, सर मौजूद हैं, इतिहास के ज्ञाता हैं आलोक वाजपेयी जी, वे ज्यादा बेहतर बताएंगे, लेकिन हम सब जानते हैं कि इतिहास असल में विजेताओं का इतिहास है, और यह धर्म से परे था। मुगलों का संघर्ष राजपूतों से रहा हो, या राजपूत राजा आपस में लड़ते रहे हों, वे राजाओं के संघर्ष थे, उसमें धर्म का कहीं कोई ऐसा समावेश नहीं था। विजेताओं ने धर्म स्थल तोड़े हैं, इस पर भी कोई शक नहीं है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि औरंगजेब के समय भी तमाम सारे धार्मिक स्थल तोड़े गए थे। लेकिन अगर हम ऐसे ही इतिहास में उत्खनन करते रहेंगे तो धरती की एक परत इसके और नीचे जाएगी, जिसमें हम पाएंगे कि जो सनातन धर्म के और बाद में जो पूजा स्थल विकसित हुए, उन्होंने बौद्ध धर्म स्थलों को तोड़ा था, उन पर हमारे उपासना गृह बने हुए हैं। उससे और नीचे जाएंगे तो हो सकता है हम शक, हूण, कुषाणों तक पहुंच जाएं। और नीचे जाएंगे तो हमें यह मालूम होगा कि वैदिक काल में तो मूर्ति पूजा थी ही नहीं, मंदिर थे ही नहीं, गुप्त काल में ये सब बने हैं। तो असल में हम इसको करते करते पहुंचेंगे कहां?
अगर हम ऐसा ही करेंगे तो इतिहास में किसी दिन एक पीढ़ी, एक वर्ग ये पूछने के लिए खड़ा हो जाएगा, जो दलित हम जिन्हें कहते हैं, पहचानते हैं हमारे सभ्य समाज में, जिन्हें दलित कहा जाता है, वे किसी दिन आपसे पूछेंगे कि हमारे कानों में शीशा क्यों पिघला दिया गया था, हमारे पुरखों के वेद वाक्य अगर उनके कान में चले जाएं, हमें अपनी कमर में झाड़ू लेकर क्यों ग्राम और नगर में प्रवेश करना पड़ता था। तो इतिहास इन प्रश्नों के उत्तर नहीं देगा। अगर हम अतीत की तरफ देखेंगे तो कोशिश करेंगे कि अतीत से सीख कर भविष्य में पदार्पण करें। आपने एक बहुत ही अच्छा वाक्य बोला कि अतीत में पांव गड़ाए रखने से भविष्य की उड़ान नहीं भरी जा सकती। लेकिन इस पूरे प्रकरण के पीछे दो तीन चीजें दोबारा से हम रिपीट कर लें, आप 2 दिन से बता ही रहे होंगे डीवी लाइव के जरिए। जिन कोर्ट कमिश्नर को हटाया गया, मैंने आज अभी कुछ देर पहले उनका कोई बयान देखा, उन्होंने तो अपने एक साथी कोई विशाल सिंह है सहयोगी, उन पर आरोप लगाया है कि वे गोपनीयता भंग कर रहे थे, उन्होंने मेरे साथ दगा किया है, इसलिए मुझे हटना पड़ा। और वे साफ कह रहे हैं मुस्लिम पक्ष की शिकायत पर मुझे नहीं हटाया गया। दूसरी बात, मैंने लाइव लॉ में अभी देख रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में उस बातचीत में जस्टिस चंद्रचूड़ को वकील ने कहा कि साहब वो शिवलिंग है, ये किसने कहा, आप एक वस्तु। लेकिन दुर्भाग्य ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने भी स्वीकार किया कि हाँ उसे वस्तु ही कहेंगे हम, जो भी वस्तु मिली है वहां। लेकिन आप देखिए ये जो मीडिया है, हमसे अलग वाला मीडिया, आप तो बहुत सकारात्मक विमर्श कर रहे हैं देश के सामने, लेकिन हिंदुस्तान के सारे अखबारों के पहले पेज की 8-8 कॉलम बैनर खबरों की लीड शीर्षक ये थे, सत्यम शिवम सुंदरम, बाबा मिल गए, बाबा मिल गए हेडिंग थी। एक एक पेज के विशेष परिशिष्ट लगा दिए अखबारों ने, टेलीविजन चैनलों पर दावे के साथ ये प्रमाणित कर दिया गया कि बाबा मिल गए। विज्ञान के इस युग में नंदी जी की मूर्ति के उस ओर मुंह करे होना एक प्रमाण मान लिया गया। क्या ये कोई वैज्ञानिक प्रमाण है? मैं कह रहा हूं हो सकता है शिवलिंग ही हो सकता है मंदिर तोड़कर ही औरंगजेब ने उसी स्थान पर मस्जिद बनाई हो। मुझे अदालत और उसके वैज्ञानिक परीक्षण की प्रतीक्षा रहेगी। जब तक आप उसकी कार्बन डेटिंग के आधार पर उस जो भी ढांचा मिला है, वहां पर जो भी वो निर्मित है, वो वस्तु क्या है, उसकी जब तक कोई प्रॉपर उसकी एजिंग न हो जाए कि किस युग की बनी हुई है, जैसा कि आपने अभी शुरू में बताया कि नेपाल के राजा ने बनाकर वो नंदी महाराज की स्थापना सामने की थी। लेकिन मैं वापस वहां लौटता हूं जहां आपके विषय का केंद्र बिंदु है कि असल में इसके पीछे सियासी मायने ही हैं, क्योंकि देश को यह भुलवा देना है कि कोरोना की लहर में 47 लाख लोग मारे गए थे। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट है। देश को यह भुला देना है कि महंगाई इतिहास के चरम पर पहुंच चुकी है, 15% महंगाई दर, डॉलर 77.66 हो चुका है। बेरोजगारी की हालत यह है कि 40 करोड़ लोग इस देश के रोजगार की उम्मीद छोड़ चुके हैं। तो आप कैसे भूलेंगे इन चीजों को? तभी भूल पाएंगे जब आपके सामने धर्म का कोई तस्तरी में रखकर कोई मॉडल पेश न कर दिया जाए। और अगली कड़ी में आपने ठीक कहा कि काशी मथुरा बाकी है, तो काशी की फाइल तो खुल गई। आज ही शायद खबर छपी है कि मथुरा में को लेकर भी अदालत में कोई याचिका लग गई है कि वहां पर उपासना अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को न करने दी जाए। यह सिलसिला सिर्फ 2023 में होने वाले, 2023 से 24 से पहले 10 राज्यों में चुनाव होने हैं, 24 में पूरा आम चुनाव होना है। तो शायद जिन असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ही यह सब हो रहा है। मैं बार बार यह कहना चाहता हूं कि देश को असली मुद्दों की ओर लौटाना होगा। इसकी कोशिश लाइव को डॉक्टर राजीव रंजन को करनी ही होगी, और आज की यह कोशिश उसी प्रक्रिया का एक हिस्सा, ऐसा मैं मानकर चलता हूं। जी राजीव जी। जी बिल्कुल, बहुत सारी बातें आप कह रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ रख भी रहे हैं। डॉक्टर आलोक वाजपेयी जी, आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ। आलोक जी आ रहा, लेकिन आवाज, आलोक जी आ रही आवाज? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी बिल्कुल आ रही है, बस वीडियो नहीं देख पा रहे हैं आपका। कोई बात नहीं, लेकिन आवाज़ बहुत महत्वपूर्ण है, सुनना जरूरी है। आप इसको किस रूप में, मैं आपसे सियासी मायने नहीं पूछूंगा, लेकिन ऐतिहासिक मायने जरूर पूछना चाहूँगा। जो फसाद है, विवाद है, इस विवाद को किस रूप में देखा जाए, वो वस्तु या बाबा मिल गए, ये भी, इस पर भी मैं नहीं जाना चाहता, हम लोग नहीं जाना चाहते। अब बहुत सही कहा डॉक्टर राकेश पाठक थे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे वस्तु ही माना है। चलिए हम एक
सार्थक यहाँ पर बहस पहल या चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर है क्या, इतिहास के पन्नों में दर्ज जो चीजें हैं उन्हीं चीजों को अगर उकेरने की कोशिश करें, फिर से लाने की कोशिश करें, तो क्या कुछ लेकर के आप आ रहे हैं, क्या कुछ देख रहे हैं डॉक्टर आलोक वाजपेयी कि ज्ञानवापी हो, चाहे चूंकि ज्ञानवापी का अभी मसला सामने है, लेकिन ऐसे ही कई मंदिर और मस्जिद एक साथ हैं बने हुए इस देश में, कई जगह गिरजाघर भी हैं और अलग अलग ढंग से हम लोगों ने भी जो पढ़ाई की है उसमें बहुत अलग अलग बातें सुनने देखने को मिली हैं। लेकिन अब ये विवाद का विषय क्यों बनता जा रहा है डॉक्टर वाजपेयी? ये मेरा वीडियो आ रहा है कि वीडियो नहीं आ रहा है? वीडियो नहीं आ रहा है, बिल्कुल। अगर मैं चाहूंगा कि कोशिश करें, मैं अपने प्रोड्यूसर से कहता हूं, मैं एक काम करता हूं, कुछ इस सवाल के साथ, इस सवाल आपके पास, इस सवाल को छोड़ता हूं, थोड़ा आप अगर वीडियो के साथ आ जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं अपने प्रोड्यूसर से कहता हूं कि आपसे संपर्क करें और सीधा आना चाहूंगा जेपी सिंह साहब के पास में, थोड़ा इसका जो लीगल मामला है वो समझते हैं, लीगल पत्रकारिता और लीगल पहलू को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं जेपी सिंह साहब। उनके पास आता हूं, फिर आपके पास आता हूं, तब तक आप डॉक्टर वाजपेयी वीडियो के साथ आ जाइए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। जेपी सिंह साहब, इसका जो लीगल मामला है उसको किस रूप में देखते हैं और कहां तक पहुंचा है? और जैसे डॉक्टर पाठक कह रहे थे कि हाँ, और शुरुआत में मैंने भी उसी पक्ष को रखा कि काशी और मथुरा अभी बाकी है, और इस बीच कहा जा रहा है, आजकल चर्चा तो ये भी चल रही है कि जो बंद दरवाजे हैं उनको खुलवा दीजिए और देखें कि अंदर क्या है। बहुत सारे मीम्स भी आ रहे हैं इस पे, क्या कुछ है? छोड़िए मीम्स की बात, क्या कुछ है यहां पर ज्ञानवापी में? देखिए, बाबरी मस्जिद के मामले में टाइटल सूट का मामला था पहला, और एक मामला था कि वहां जो मूर्तियां रखी गई हैं, आवाज आ रही नहीं मेरी? वहां जो मूर्तियां रखी गई हैं उनके पूजा को लेकर के था, और उसमें तालाबंदी थी जो लोअर कोर्ट से खुली राजीव गांधी के कार्यकाल में, या उस समय आपको उत्तर प्रदेश में नारायण दत्त तिवारी संभवतः मुख्यमंत्री थे। यहां मामला टाइटल सूट का नहीं है, यहां एप्लीकेशन ऐसे कई स्तरों पर दी जा रही है। तो एक एप्लीकेशन कोर्ट में डाली गई कि श्रृंगार गौरी और भी जो प्रतिमाएं हैं उनको जो है हमें रेगुलर पूजा का जो है वो हमको अवसर दिया जाए। अब इस पर जो है वो कोर्ट ने एक कमीशन जारी किया। कोर्ट कमीशन ये होता है कि जब कोर्ट स्वयं किसी स्थान पर नहीं जाती तो कोर्ट एक वकीलों का कमीशन, एक वकील का, दो वकील का, तीन वकील का कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करके भेजती है कि आप वहां मुआयना कीजिए और आगे बताइए कि इसमें जो लिखा गया है सही है कि नहीं। सम्मन तामील करने तक के लिए कोर्ट कमीशन जो है जारी होता है। तो ये कमीशन है, ये सर्वे नहीं है। सबसे पहले तो ये आप अच्छी तरह से अपने दिमाग में क्लियर कर लीजिए। कमीशन ये देखने गया था कि जो इन्होंने कहा कि साहब ये हम है, इसको हमें रेगुलर पूजा करने दिया जाना चाहिए, उसकी एप्लीकेशन पड़ी है। इस पर जो है वो आपका मस्जिद की इंतजामिया कमेटी है वो हाई कोर्ट गई, हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। कि लोअर कोर्ट ने इस पर कमीशन बना दिया 3 जजों का, 3 बड़े वकीलों का। अब वो उसमें भी हुआ कि साहब जो है वो विवाद था कि जो है इनको ना बनाया जाए, उनको ना बनाया जाए, उसको उन्होंने माना नहीं। अब इस पर जो है इंतजाम कमेटी और जो मस्जिद इंतजामिया कमेटी है वो सुप्रीम कोर्ट चली गई और उसने वहां हाई कोर्ट के मामले को उठाया कि साहब हमको जो है हमारी बात वहां नहीं सुनी गई और ये मामला है। इसमें ये प्रसंगवश आ गया कि जो इन्होंने उनके एप्लीकेशन पर 1 घंटे में आदेश कर दिया कि हाँ जो है उसको सील किया जाए और उसमें वहां केवल 20 आदमी पूजा करने जाएंगे, वजू नहीं कर पाएंगे। अब जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चला तो जो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग मैंने पढ़ी बार एंड बेंच और लाइव लॉ पर, तो उस प्रोसीडिंग में 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण थी। जस्टिस चंद्रचूड़ ने सीधे सीधे आमदी से कहा, जो इनके वकील थे, कि भाई ये बताइए ये टाइटल सूट तो नहीं है? तो बोले नहीं है। तो बोले ये तो सिर्फ ये है कि साहब हमको पूजा करना चाहिए या पूजा करने की हमको अनुमति मिलनी चाहिए। तो इन्होंने कहा हाँ साहब ये तो यही है कि आपको पूजा करने की जो है अनुमति मिलनी चाहिए, इसका मामला है। तो अब यहां ये समझ लीजिए कि टाइटल सूट नहीं है कि उसका मालिकाना किसका है, ये सूट नहीं है। सूट ये है कि हमको पूजा करनी चाहिए। तो उन्होंने जो है वो कहा कि ठीक है, हम उनको ये डायरेक्शन दे रहे हैं कि भाई जो ये एप्लीकेशन पड़ी है आप इसको डिसाइड कीजिए। बहरहाल
आदेश में ये उन्होंने नहीं लिखा कि उसको हम डिसाइड करेंगे, उसको अब वो कल 19 तारीख की डेट उन्होंने लगाई है और उसमें सभी पक्षों को नोटिस दिया है, सब पक्ष वहां रहेंगे। अब कल इसकी सुनवाई 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में होगी। इस बीच में उन्होंने कहा है कि जो वहां के जज साहब ने आदेश दिया कि जो ऑब्जेक्ट पाया गया है, मतलब जो वस्तु या जो ऑब्जेक्ट पाया गया है जिसे शिवलिंग कहा जा रहा है, उसकी सुरक्षा के साथ उन्होंने वजू करने पर भी रोक लगा दी थी। आप वहां जो है जाकर के नमाज पढ़ने पर भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। उसको उन्होंने वो एक पोर्शन छोड़ के कि आप डीएम को कहा कि सिर्फ आप जो है ये सुनिश्चित कीजिए कि वो डिस्टर्ब ना हो जो ऑब्जेक्ट पाया गया है जिसे शिवलिंग कहा जा रहा है, ये उनके ऑर्डर में लिखा हुआ है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाराणसी shall ensure that the area where the shivling is stated to have been found as indicated in the order shall be duly protected। ये उन्होंने जो है वो आपके चंद्रचूड़ साहब की पीठ ने ये जो है आदेश किया है। और बाकी कहा है कि इससे किसी भी प्रकार से मुसलमान जो वहां जाकर के वजू करते थे, नमाज पढ़ते थे, इस पर कोई रोक नहीं लगी। मतलब ये कि वो स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट करने के अलावा वहां उनको वजू करने की भी इजाजत है और वहां उनको नमाज पढ़ने की भी एज यूजुअल इजाजत है। और बाकी मामले की सुनवाई आपके 19 तारीख यानी कि कल होगी। तब तक जो है ये स्टेटस है, कल भी होगी जब तक अदरवाइज आदेश नहीं है, तब तक ये आदेश स्टैंड करेगा। ये नहीं है कि वो टिल फर्दर ऑर्डर्स वाला ऑर्डर हुआ होगी जब तक हम अगली सुनवाई न करें, तो अगली ये आदेश में नहीं है। इसलिए कानूनी स्थिति यह है कि ये एक एप्लीकेशन सिर्फ पूजा करने की अनुमति मांगने के लिए थी जिसमें इतना विटंडा चला है। बाकी आपने जो दिया है सियासी मायने, तो इसमें अभी बीजेपी की तरफ से खुल करके लोग नहीं आए। एक जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य है उन्होंने बाबा मिल गया, और दूसरा जो है संबित पात्रा जिनके प्रवक्ता है वो जो है क्या कहते हैं इसके ऊपर बहस कर रहे हैं। और बाकी पूरे संघ से लेके सारे जो उनका पूरा स्ट्रक्चर है सब ने जो है वो एक रास्ते में चुप्पी सार्वजनिक रूप से मतलब वो कर रखी है, क्योंकि इनको तो मालूम था कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ने अगर संज्ञान लिया तो क्या होगा। हाँ, बताने वाली बात एक और भी है, कल जब चंद्रचूड़ साहब के कोर्ट में सुनवाई हुई तो ये 40वें नंबर पर ये मामला था, जो उनकी काज लिस्ट थी उसमें 40वें नंबर पर यह मामला था। उन्होंने इसकी गंभीरता को बिल्कुल नजरअंदाज किया और ऐसा लगा जैसे ये अति सामान्य मामला है। ये इस मामले पर लगभग 4 बजे तक चौथे मामले की सुनवाई हो रही थी। अगर सामान्य प्रक्रिया के तहत सुनवाई चलती तो कल इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी ना होती, क्योंकि 40वें नंबर पर था। जब तक 39 मामले जो है सुनने ना जाते तब तक 40वें मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में ना होती। एक दूसरी हिंदू सेना ने भी एक एप्लीकेशन डाली थी, उनके वकील ने मेंशन किया था साहब हमको भी उसमें इंप्लीट किया जाए, तो उन्होंने कहा कि आप तो यहां मौजूद रहेंगे ना, जब सुनवाई होगी तब देखा जाएगा। तो बहरहाल उस मामले को भाई इन्होंने नहीं छुआ कि इंप्लीट होगा कि नहीं होगा, ये कल पता चलेगा कि इंप्लीट होगा कि नहीं होगा। तो अब आप ये बताइए कि इतने बड़े सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का रवैया ये है कि अति सामान्य बात है। मतलब ये जब नंबर पर आएगा तब इसकी सुनवाई होगी। और वहीं तेजिंदर सिंह बग्गा के मामले में पंजाब हाईकोर्ट 12 बजे रात को सुनवाई करता है। अर्णव गोस्वामी के मामले में यही चंद्रचूड़ साहब 12 बजे रात को बैठ के सुनवाई करते हैं। तो अगर जहां सांप्रदायिक सौहार्द पूरे देश में बिगड़ रहा है, वहां अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये बिल्कुल सामान्य मामला है और आपका क्या कहते हैं इस तरह के लोग जो निहायत ही अपने आचरण से जो है कानून तोड़ते हैं, उनके मामले को रात को आप 12 बजे सुनते हैं इमरजेंसी में जो है कोर्ट बुला करके, तो इससे देश भर में न्यायपालिका की निष्पक्षता को लेकर और न्यायपालिका के आपके क्या कहते हैं वो प्रायोरिटीज को लेकर के बहुत बड़े गंभीर सवाल उठते हैं। आप जो सवाल उठा रहे हैं ये चिंता का विषय है और इस पर कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए। और ऐसे मसले में जहां सांप्रदायिक तनाव की स्थिति हो, वैसे मसले में अगर सौहार्द कैसे बनाए रखें उस पर ध्यान। हालांकि सुप्रीम कोर्ट अपने आप में इन तमाम चीज़ों को
देखने समझने में काफ़ी माहिर है और उस पर टीका टिप्पणी क्या की जाए, लेकिन आपकी चिंता वाजिब है, यहाँ पर कह सकता हूँ। हमारे साथ बने हुए हैं इस वक्त एक और साथी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार सरफराज आरजू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधे मुंबई से। आरजू साहब, आपका स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में। और साथ में हमारे साथ बने हुए हैं डॉक्टर आलोक वाजपेयी जी। आवाज़ आ रही है डॉक्टर वाजपेयी? डॉक्टर वाजपेयी आवाज? हाँ, थोड़ा आवाज आ रही आपसे है। ऐतिहासिक चाहूंगा डॉक्टर आलोक वाजपेयी, क्या कुछ है अगर ज्ञानवापी को लेकर के, और विवाद का कारण क्या है, जरा समझाइए। मैं अपनी शक्ल दिखाने के चक्कर में न पड़ के अपनी बात में रखूं, वो ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि यह जो मुद्दा है यह इतिहास का मुद्दा नहीं है, यह मूलतः राजनीति का मुद्दा है। और धर्म और धार्मिक प्रतीकों, लोगों के अंदर मौजूद धार्मिकताओं को अपने राजनीतिक इस्तेमाल के लिए उन्हें उठाने का ये मुद्दा है, ये इतिहास का विषय। क्योंकि अगर वास्तव में कोई भी विषय इतिहास की जिज्ञासाओं से निकलता है, और यह विषय अगर मान लीजिए कि ज्ञानवापी में जो कि वो मंदिर को तोड़ के बनी, या काशी में बनी, या अयोध्या का, या और भी बहुत सारे मसले थे, तो अगर रिसर्चर एक इतिहासकार की पड़ताल करना चाहे, उसके प्रश्न और उत्तर और शाये और सोर्सेज वो बिल्कुल अलग होंगे। उसको इस बात के लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं होगी कि पूरे देश के लोग ये समझ जाएं कि मैं ज्ञानवापी पर कोई शोध कर रहा हूं। तो यह विशुद्ध रूप से ये सियासी और राजनीति में धर्म के इस्तेमाल का मुद्दा है, बल्कि इसको जो ये सांप्रदायिकता का एक ये मुद्दा है, सांप्रदायिक राजनीति का मुद्दा है। और इसमें अगर मैं आपके सामने कुछ ऐसे तथ्य रखने की कोशिश करूं कि मध्यकाल में मंदिर तोड़े गए या नहीं तोड़े गए, या उनको अगर कुछ मंदिर तोड़े गए तो उनका कारण क्या था, तो यह एक बड़ी ही एकेडमिक टाइप की डिबेट हो जाएगी। और उसमें चूंकि मैंने पहले ही बोला कि यह इतिहास का मुद्दा नहीं है, मैं यहाँ पे दूसरी बात कहना चाहूंगा कि समाज में, वर्तमान समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं। सामाजिक असमानता है, आर्थिक प्रश्न है, कुछ लोगों के पास में बहुत ज्यादा दौलतें हैं, कुछ लोग गरीब हैं, कुछ लोगों के पास में देश के बहुत सारे संसाधन हैं, कुछ लोग अपनी जीविका के लिए तरस रहे। ये सारे प्रश्न हैं समाज में तरह तरह के। अब सवाल ये है, महिला और पुरुष का मामला है, पुरुषों की जो एक सत्ता है, जो महिलाओं को हमेशा उन्होंने दबाया है, तो ये प्रश्न है। अगर आप कल्पना करिए कि आज इस देश में महिलाएं अपने अधिकारों के लिए पूरी तरह से जागृत हो जाएं, और वो कहें कि पुरुषों ने सदियों हमारे ऊपर बहुत अत्याचार किया है, और अब उस अत्याचार का बदला लेंगे, यानी अब हम पुरुषों को उनको रसोइयों में कैद करके रखेंगे, उनको घर में कैद करके रखेंगे, और हम खुद ही सारा बाहरी व्यापार करेंगे। तो मेरी समझ से सारे लोग यही बात कहेंगे कि ये कौन सी बात हुई कि आप पुरानी बातों का बदला अब आज लेना चाह रहे हो। तो हमें इस तरह की सोच रखनी चाहिए। देखिए, भारत का इतिहास, भारत की सभ्यता बहुत प्राचीन है, बहुत उसमें बातें हैं, ऐसी ऐसी बातें हैं कि अगर लोगों के सामने हम केवल ऐतिहासिक स्रोतों को और सच को रखना शुरू कर देंगे तो लोग सुनना बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इतिहास बहुत आसान चीज नहीं है, ये बच्चों का खेल नहीं है। तो इसका एक पूरी दुनिया में जब एक तरह से ये हम लोग उसको कम्युनिज्म बोलते हैं, लेकिन वेस्टर्न यूरोप में और तमाम जगहों पे उसको ऑर्थोडॉक्सी या चर्चेज और जो तमाम झगड़े हुए, पूरी दुनिया में एक सभ्य समाज में एक कंसेंसस बनी हुई है कि हमें इतिहास और इतिहास की बातों का उपयोग समझने के लिए करना है, ना कि बदला लेने के लिए, ना कि हिसाब बराबर करने के लिए। ये सभ्य समाज की एक भारत में
क्योंकि अभी आप एक पहले एक महोदय ने ये बात रखी थी कि अंग्रेजों ने जो बांटो और वो किया, वो तो है ही है। भारत में खूब आजादी की लड़ाई एक दौरान चल रही थी और उसमें सांप्रदायिकता भी खूब फल फूल रही थी। मुस्लिम सांप्रदायिकता काफी विकराल थी, हिंदू सांप्रदायिकता भी थी। देश बढ़ता है, दंगे होते हैं, लाखों लाख लोग इधर से उधर होते हैं, गांधी जी की हत्या होती है। उसके बाद आजाद भारत बनाते हुए हमारे सामने एक सपना था, एक नए भारत को बनाने का, एक प्रोग्रेसिव और एक ऐसा भारत जिसकी दुनिया में एक अच्छाइयों के लिए पहचान हो। तो हमारे देश के समाज ने, यहाँ की जनता ने, यहाँ की जो लीडरशिप है, उसने एक तरह से ये कंसेंसस बना लिया था, जिसको एक आम भाषा में कहें कि गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने हैं और हमें आगे की ओर देखना है। हमें ऐसी इतिहास से, हमारी संस्कृति से उन बातों को लेना है जो हमें आपस में जोड़ सके, ना कि हमें झगड़े लड़ाइयां आपस में दिलों में दूरियां बनाना है। इस तरीके की कोशिशें करना जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि भारत को एक राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ना है। और हमारे देश में यह भी एक आम सहमति बनी थी कि यह इतना बड़ा देश, इतनी विविधताओं का, इतनी कल्चर्स का देश है कि अगर हम एक दूसरे के लोगों के आपस में धर्म या संस्कृति के नाम पे झगड़े लड़ाइयां शुरू करेंगे तो देश एक कभी नहीं रह पाएगा और ये टूट जाएगा। इस खतरे को आज खूब अच्छी तरह से समझ लिया गया था। और अभी जो सांप्रदायिकता है, और ये इसको आप दुर्भाग्य ही देश का कह सकते हैं तटस्थ रूप से, कि इस देश की राजनीति पर सांप्रदायिकता बुरी तरीके से हावी हो गई है। और यह बात मैं केवल आरएसएस या बीजेपी के ही संदर्भ में नहीं कह रहा हूं। इस देश का जो बुद्धिजीवी समाज है, जो तमाम तरह का, उनके ऊपर भी सांप्रदायिकता और सांप्रदायिक सोचों का एक ऐसा अपरोक्ष असर आ गया है कि उन्होंने बुनियादी रूप से सोचना और समझना चीजों को, मूल प्रश्नों की ओर आना ही लोग जैसे भूलते से जा रहे हैं। लेकिन इन सारी निराशाजनक बातों के बावजूद मैं एक बात जरूर बोलूंगा कि भारतीय समाज ने ये जो सांप्रदायिकता की चुनौती उसके सामने आई है, जिसमें हिंदू मुस्लिम का सवाल, उनके बीच की बढ़ती हुई दूरियों का सवाल, ये सब बहुत अभिन्न हिस्से हैं। और एक ऐसी सरकार है केंद्र में जो कि अपनी चुनावी सफलताओं के लिए या अपनी राजनीति के लिए धार्मिक लामबंदियों पर बुरी तरह निर्भर है। और इस तरीके के तत्वों को तमाम संस्थाओं के माध्यम से भी, आप ज्ञानव्यापी में आप क्या देख रहे हैं, ज्ञानव्यापी में लोकतांत्रिक सत्ताओं का ही तो इस्तेमाल किया गया है एक अनावश्यक एक बात को उभार के और करने के लिए। लेकिन इसके बावजूद भारतीय समाज ने अपनी आंतरिक गतिशीलता के द्वारा इन सारी चुनौतियों को और बिना किसी बहुत अच्छे राजनीतिक सपोर्ट के, क्योंकि जो विपक्षी पार्टियां हैं उनकी भी स्थिति और दशा सबको पता है कि वो कितना ज्यादा मुद्दों से सीधे टकराने में सक्षम रह चुकी हैं, उसके बावजूद भारतीय समाज ने इस देश में सांप्रदायिक सौहार्द, आपसी भाईचारा और तमाम चीजों को लोकल लेवल पर एक तरह से अभी तक तो फिलहाल कुल मिलाकर बहुत ही खूबसूरती से साधा हुआ है। और एक चीज इसी दिशा में मैं और कहना चाहूंगा कि ये इसका अंत कहां जाएगा, ये जो चल रहा है। तो मैं चूंकि इतिहास से जुड़ा हुआ हूं, हालांकि मध्यकालीन इतिहास मेरा मूल विषय नहीं है, मैं गांधी जी और नेशनल मूवमेंट मॉडर्न पीरियड की थोड़ी बहुत मैंने पढ़ाई की है हिस्ट्री की। लेकिन इतिहास पढ़ने के कारण मैं जो एक आमतौर पे बुद्धिजीवियों में एक निराशावाद या हायवाद दौड़ जाता है कि सब खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, मैं उसका बिल्कुल समर्थक नहीं हूं। इतिहास में बहुत से दौर आए हैं, गए हैं, और सांप्रदायिकता भारतीय समाज और राजनीति में जिस लेवल तक जा सकती थी वहां तक ये चली गई है। इसके आगे और विस्तार करने की चुनौती सांप्रदायिक संगठनों पर है और वो डेस्परेट है। आखिर क्या वजह है कि पूरे देश में ज्यादातर राज्यों में भाजपा की सरकार है, केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार है, भविष्य भी चुनावी बहुत अच्छा दिख रहा है,
लेकिन उसके बावजूद वो डेस्परेट है कि हमें और ज्यादा हिंदू देवी देवताओं का सांप्रदायिकरण करना है, कि जैसे राम का हुआ कि अब रामचंद्र जी जो कि भारतीय समाज संस्कृति में इतना सबसे ज्यादा घुले मिले थे कि राम राम सब लोग कहते थे, तो उनका एक खास तरीके से सांप्रदायिकरण हुआ। पिछले कुछ समय में हनुमान जी का कोशिश हुई, अब उसके बाद में अब ये शिव जी पर निगाह आई है सांप्रदायिकरण की। तो यह जो उनका डेस्परेशन है, इनकी बेचैनी है, ये बताती है कि ये सांप्रदायिकता अपने जो इसको इस समाज से जितना समर्थन सपोर्ट मिल सकता था वो मिल गया है। अब लोगों ने जागरूक होना शुरू कर दिया। मैं राजनीतिक रूप से बात नहीं कह रहा हूं कि राजनीतिक पार्टियां भाजपा के अलावा दूसरी बहुत अच्छी बेहतर दशा में जा रही हैं, लेकिन समाज और समाज की गति राजनीतिक पार्टियों उनके एजेंडों से बहुत दूर की और आगे की चीज है। और निश्चित है कि समाज जो है, जैसे आप कोई भी मुद्दा देखिए, अब पिछले आप 1.5-2 सालों में देखिए, कोई भी सांप्रदायिक मुद्दा समाज में उछाला जाता है, लेकिन उसकी मियाद 4-6 दिन, 10 दिन, 15 दिन से ज्यादा नहीं होती है। वो उसका फॉलो अप नहीं कर पाते हैं आगे का, चाहे वो धर्म संसद के ऐलान हो या कुछ हो। तो इस मुद्दे का भी यही हश्र होना है कि यह मुद्दा भी एक तरह से जनता के द्वारा इसको समर्थन नहीं उस तरह से मिलेगा कि जैसे बाबरी मस्जिद प्रकरण में एक भाजपा ने बहुत बड़े राजनीतिक लाभ पा लिए, तो वो ज्ञानवापी या मथुरा या इनसे सबसे वो कुछ ऐसा राजनीतिक ऊर्जा प्राप्त कर सकेगी। और ये भाजपा के सामने, आरएसएस के सामने ये चुनौती है कि किस तरीके से उन्होंने अपने कैडर को, अपनी पार्टी को, अपने संगठन को, जो एक हिंदू मुस्लिम के रूप में इतना बड़ा विशालकाय तैयार किया था, उसको किस तरीके से डाइल्यूट करके, सॉफ्ट करके और एक सामान्य सी राजनीतिक दक्षिणपंथी पार्टी के रूप में करें। अगर वो ये कहीं नहीं कर पाते हैं तो इस देश का भविष्य आगे जो है बहुत अच्छा नहीं जाएगा। मेरे गुरुजी बिपिन चंद्रा साहब की एक बात है जो मैं अक्सर ये बात जरूर बोलता हूं कि वो उनसे एक बार पूछा गया, या कई बार लोग वो उनसे कोई बात होती थी कि अच्छा ये बताइए अगर भाजपा सरकार में आ जाएगी तो क्या होगा, क्योंकि एक जमाने में कोई सोच नहीं सकता था कि भाजपा भी केंद्र में इतना ऐसा हो जाएगी। भारतीय समाज की सदस्यता पे सबको बहुत यकीन था। तो बिपिन चंद्रा का जवाब एकदम साफ होता था कि अगर इस देश में 10 साल भाजपा ने बिना किसी रोक टोक के एक अपने अनुसार शासन कर लिया तो यह देश टुकड़े टुकड़े टूट जाएगा। तो बस मुझे लगता है रुकना चाहिए। हाँ, बिल्कुल डॉक्टर वाजपेयी, आपने एक इतिहासकार के नजरिए से जो बातें रखी हैं वो बहुत मायने रखती हैं। सियासी मायने ढूंढने की जो हम कोशिश कर रहे थे वो मायने मिल गए हमें आपकी बातों से, आपके विचारों से। एक इतिहासकार का जो नजरिया होता है वो साफ बताता है। आपने बहुत ही साफ गोई से बहुत सारी बातें रखी हैं। मिडिएवल जो हिस्ट्री है हमारे भारत की, उस पर आप न जाते हुए, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री में जो कुछ चल रहा है और आज का जो दिन है वो कल इतिहास बनता है, और जो बन रहा है वो किस ढंग का बन रहा है वो आप इतिहासकार होने के नाते बता रहे हैं। यही हमारे लिए बहुत कुछ है। और मैं समझता हूं कि हमारे तमाम जो पैनलिस्ट हैं वो भी जिस नजरिए का जिक्र मैं कर रहा हूं उस पर अपनी सहमति जता रहे होंगे। लेकिन सीधा आना चाहूंगा सरफराज आरजू साहब आपके पास, एक नजरिया आपका भी, आपकी तरफ से भी समझना चाहूंगा। ज्ञानवापी जो कुछ कह रहे हैं, हालांकि थोड़ा सा आप लेट आए, डॉक्टर राकेश पाठक ने अपनी बात रखी एक पत्रकार होने के नाते, जेपी सिंह साहब एक पत्रकार हैं और साथ में लीगल पहलू को बहुत नजदीक से देखते हैं, समझते हैं, तो वो उन्होंने भी अपने नजरिए को रखा। और एक इतिहासकार के नाते डॉक्टर आलोक वाजपेयी की बात आप सुन रहे थे। अब अगर यहाँ पर हिंदू और मुसलमान इस ढंग से इस देश को बांटा जाए और उस नजरिए से यहाँ भी अगर थोड़ा सा हम चेंज करने की कोशिश करें माफी के साथ, तो थोड़ा आप जो मुस्लिम पक्ष है उस नजरिए को यहाँ रखने की कोशिश कीजिए। मैं चाहता हूँ, बहुत खुले तौर पे मैं चाहता हूं कि उस नजरिए को, उस पैमाने को भी यहां परखने की कोशिश करें हम कि क्या कुछ मुस्लिम कौम की तरफ से इस वक्त सोचा समझा जा रहा है। ज्ञानवापी जो है क्या एक सिर्फ और सिर्फ मसला है, एक फसाद है, या कुछ और है, इसके कुछ और मायने हैं? क्या कुछ आप देख रहे हैं?
बुनियादी तौर पर तो ये बेसिक बीजेपी के एजेंडे का एक बहुत अहम नुक्ता है। और आप ये सोच के चलिए कि आपको चैन से रहने नहीं दिया जाएगा। आज अगर ज्ञानवापी है तो कल वो श्रीरंगपट्टनम की मस्जिद होगी, फिर उसके बाद जो है वो मथुरा की मस्जिद होगी, फिर उसके बाद कहीं और का मामला आएगा, फिर उसके बाद जो है ये सिलसिला अगर थम गया या रुक गया तो इसके मायने ये है कि बीजेपी का जो वो इंजन है उसका स्टीम खत्म हो गया और वो स्टीम को खत्म होने नहीं देना चाहते। तो इसलिए ज्ञानवापी के मामले को जो है वो तूल लेने की कोशिश की जा रही है। और ज्ञानवापी के मामले में आमतौर पर जो लोगों का ख्याल है वो ये है कि कोर्ट ने जो है मस्जिद इंतजामिया कमेटी के साथ जो है इंसाफ नहीं किया। जब उन्होंने वहां पर जो वीडियोग्राफी हो रही थी उसको रोकने के लिए दरखास्त दायर की तो उसको जो है मंजूर नहीं किया गया, वीडियोग्राफी को जारी रखा गया। उसके बाद वीडियोग्राफी की रिपोर्ट आने से पहले कोर्ट ने ये बात मंजूर कर ली कि वहां पर जो है एक शिवलिंग है। अच्छा, शिवलिंग है तो उसका डिसीजन जो है वो तो कोर्ट ही लेगा ना, लेकिन ये एक फरीक जो है वो तय कर ले कि नहीं यहाँ पर जो है उसकी मर्जी की जो है चीज उसको मिल गई है, इसलिए अब वो फैसला उसके हक में हो जाना चाहिए। इस पर भी जो है लोगों को एतराज। तीसरी चीज ये कि एक निचली अदालत जो है उस मामले की समाअत कैसे, सुनवाई कैसे कर सकती है जिस पर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। वो अपने तौर पर जो है उसको एनक्लोज करने की और उसमें उसको जो है उस एक्सेस बंद करने की जो है ये फैसले कर देती है। और आखिर में ये कि सुप्रीम कोर्ट खुद भी ये कह रहा है कि शिवलिंग वाला जो इलाका है का जो हिस्सा है उसको जो है आप महसूर कर दीजिए, उसको एनक्लोज कर दीजिए। तो आपने ये कैसे तय कर लिया कि वो शिवलिंग है या नहीं है जब रिपोर्ट ही नहीं आई है और जब ऑफिशियली सबमिट नहीं की गई है तो आपने इस चीज को कैसे मान लिया? अच्छा, जब मुस्लिम फरीक ये कह रहा था कि वीडियोग्राफी करने वाले जो वो हैं ऑफिसर्स हैं, कोर्ट के अपॉइंटेड लोग हैं, उनको हटाया जाए क्योंकि वो बायस्ड हैं, तो उस वक्त तो आप कोर्ट ने उनको जो है उनकी दरखास्त को नामंजूर कर दिया। लेकिन कल जो है वो कोर्ट ने खुद आगे बढ़ के जो है जो कोर्ट के जो कमिश्नर थे उनको जो है निकाल दिया, अपने काम से हटा दिया उनको, और वही बात मंजूर की कि हाँ उन्होंने जो है अपनी जिम्मेदारियों में कोताही की। जब मुसलमान मांग रहे थे तब आपने नहीं दिया, लेकिन जब आपको खुद लगा कि आप जो है वो अब सवालों के घेरे में आ जाएंगे तो आपने खुद ही फैसला कर लिया कि इनको जो है हटा दिया जाए। अब ये भी हटाना भी जो है ये एक सोचे समझे खेल का हिस्सा लगता है, क्योंकि आपको जो काम कहलवाना था, जो नुकसान पहुंचाना था दूसरे ग्रुप को, दूसरे फरीक को, वो काम आप कर चुके। अब उसके बाद आप उनको जो है चाहे उनको लड्डू दीजिए चाहे आप उनको जो है चाबुक मारिए, फर्क क्या पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने अपना रोल जो है वो अदा कर दिया। उसके बाद उनको जो है साइड कर दिया गया और पूरा यकीन है कि बाद में कभी किसी और मौके पर जो है वो बहाल भी हो सकते हैं, इट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। लेकिन आमतौर पे जो लोग जिस चीज को महसूस कर रहे हैं वो ये कि अदालतों ने जो है इस मामले में जो है इंसाफ से काम नहीं लिया। ज्ञानवापी मस्जिद की मिल्कियत का फैसला 1937 में एक और मुकदमे में हो चुका है। उस मामले को जो है फिर से उभारना और वो हो गया, वो अलग चीज है, वो तो तारीख का हिस्सा है। लेकिन 1947 का जो कानून था कि किसी भी इबादतगाह को और किसी भी रिलीजियस प्लेस के पोजीशन को जो है तब्दील नहीं किया जाएगा, तो उस फैसले का क्या, उस कानून का क्या? सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के मामले में इसी कानून का सहारा लिया, इसकी तारीफ की थी और इसको जो है बहुत ही मुनासिब एक इक़दाम करार दिया था। और उसके बाद जो है वो बाबरी मस्जिद के मामले में भी जो है मुसलमानों ने ये सोचकर जो है सब्र कर लिया कि भाई ठीक है, ये एक मस्जिद गई है, अब आगे की जिंदगी जो है वो बड़े आराम से इत्मीनान से गुजरेगी। लेकिन ये सोच उनकी जो है आजकल के जो हालात हैं उससे गलत साबित हो रही है और ये ऐसा लग रहा है कि ये सिलसिला जिसको है ये कहीं रुकने का नाम नहीं लेगा, कहीं थमने का नाम नहीं लेगा।
मैं जब हालात पर और नजर डालता हूं तो मुझको जो है एक चीज और नजर आती है, वो ये कि हम आज अब जो है इसराइल के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के क़याम की 30वीं सालगिरह मना रहे हैं। उसके साथ जो हमारे रवाबित कायम हुए उसको 30 साल होने आ रहे हैं। लेकिन मैं इसराइल में जो देख रहा हूँ, मस्जिद अक्सा का जो मामला है वो इसराइल किस तरह हैंडल कर रहा है, और हमारी सरकारें जो हैं ये ज्ञानवापी या मथुरा और काशी इस तरह के मामला को किस तरह हैंडल कर रही है। वहां पर इसराइल का एक कमिटमेंट है कि मस्जिद अक्सा को जो है डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, और उसकी देखरेख और उसकी निगरानी का काम जो है वो जॉर्डन के ऑफिशियल्स करेंगे। जॉर्डन का एक महकमा है वो करेगा, और वो अपने इस फैसले पर जो है बड़ी दृढ़ता के साथ अमल कर रहे हैं। जब भी वहां पे यहूदी एक्सट्रीमिस्ट उस पर हमला करते हैं, उसमें घुसने की कोशिश करते हैं, वहां जाने की कोशिश करते हैं, हालांकि उनके भी तारीखी दावे हैं, उनकी भी स्टोरी सेम ऐसी ही है कि भाई यहाँ पर जो है एक उनका पुराना मंदिर हुआ करता था, एक उनकी इबादत गाह हुआ करती थी जिसकी जगह जो है मस्जिद अक्सा कायम हुई। उनका ग्रीवेंस भी सेम है, लेकिन उसके बावजूद भी गवर्नमेंट ऑफ इजराइल जो है, चाहे आप उसको कितना ही एंटी पैलेस्टीनियन या जिस रंग में भी देखते हो, लेकिन इस मामले में तो कम से कम उन लोगों ने जो है एक मेयार को कायम किया है, और उनकी कोशिश ये है कि मुल्क का पीस जो है, मुल्क का अमन और अमान जो है वो डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि इजराइल में ऐसे बहुत से वाकयात होते रहते हैं जिसकी वजह से वहां की सोसाइटी जो है वो हमेशा डिस्टर्ब रहती है, तशद्दुद का शिकार रहती है, कभी फिलिस्तीनियों की साइड से, कभी जीविश कम्युनिटी की साइड से। लेकिन उसके बावजूद भी गवर्नमेंट ऑफ इजराइल का जो कमिटमेंट है मस्जिद अक्सा के ताल्लुक से, उसने अब तक उस कमिटमेंट को जो है बरकरार रखा है। मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि जब हम इसराइल से हर मामले में मदद लेते हैं, कुछ ना कुछ उससे सीखने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग कम से कम इस मामले में जो है उसकी तकलीद और उसकी पैरवी क्यों नहीं करते? क्योंकि वहां भी इसी तरह के एक्सट्रीमिस्ट जो है इख्तिदार में है, राइट विंगर्स जिनको आप कह लीजिए, और लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जो अपने लिए हदें मुकर्रर की हैं उन हदों को वो पार नहीं करते, और इसी का नतीजा ये है कि आज 70 साल से जो है इजराइल जो है वो कम से कम मस्जिद अक्सा के ताल्लुक से जो है वहां पर जो है एक किस्म का सुकून है। थोड़े बहुत स्कर्मिशेस होते हैं जब पत्थरबाजी होती है, जब नारेबाजी होती है, तब इजरायली फौजी जो है वो अंदर जाके जो है लोगों को सबड्यू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दैट्स ऑल। उसके आगे जो है वहां पे मैंने इससे ज्यादा वहां पर तशद्दुद नहीं देखा। इसी किस्म के वहां पे और भी 2 मकामात हैं जहां पर जो है इजरायली गवर्नमेंट ने जो है पैलेस्टीनियंस और ज्यूइश कम्युनिटी के दरमियान अमन को बरकरार रखने के लिए जो है एंटी ज्यूइश मूव्स इख्तियार की। मैं जब देखता हूं कि हमारे यहाँ हमारी सरकार जो है वो तो मेजॉरिटेरियनिज्म की तरफ ऐसे बढ़ रही है। थोड़ा सा रोकना चाहूंगा अर्जुन साहब, दोबारा आते हैं, थोड़ा सा मैं एक कमेंट लेना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी से, थोड़ा पत्रकारीय नजरिए से ये भी किस रूप में देखते हैं। यहाँ आप जो उदाहरण दे रहे हैं फिलिस्तीन का, इजराइल का, जॉर्डन का, ये तमाम बातें और विदेश की और बहुत जो नजरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिकी रहती हैं विदेशों पे, और उनसे जहां सीखने की जरूरत है, जहां सीखनी चाहिए वहां क्यों नहीं सीखती है सरकार, इस पर कई बार सवाल उठते हैं। लेकिन एक पत्रकार के नजरिए से आप भी जो बात रख रहे हैं, थोड़ा सा सुनील शुक्ला जी की तरफ जाना चाहूंगा और उनके कमेंट, उनके विचार भी सुनना चाहेंगे। क्या कुछ ये जो 3-4 दिनों से चल रहा है सुनील जी, और उस पर आपकी नजरें भी हैं, बहुत नजदीक से आप देख भी रहे हैं, बनारस जो है वो चर्चा में है, ज्ञानवापी तो है ही, बनारस चर्चा में है, और बनारस से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, यानी वहां के संसदीय क्षेत्र से। क्या कहेंगे आप इस पे? राजीव जी, ये पूरी तरह से सियासी मामला है और इसके राजनीतिक लाभ लेने की पूरी कोशिश है। अगर ऐसा नहीं होता तो अभी हाल ही में विश्वनाथ कॉरिडोर बना, अरबों रुपए खर्च हुए, और उस कॉरिडोर में 150 से 200 मंदिरों को, शिवलिंगों को, तमाम देवी देवताओं की मूर्तियों को कूड़े का ढेर कर दिया गया। किसी की श्रद्धा नहीं जगी, किसी का मन आहत नहीं हुआ, कोई चिंतित नहीं हुआ, कोई न्यायालय नहीं गया कि साहब शिव जी यहाँ कूड़े में पड़े हुए हैं।
दूसरी बात कि जब कॉरिडोर बन रहा था उससे मुश्किल से 2 फुट की दूरी पर श्रृंगार गौरी का चबूतरा है। उस चबूतरे को इस कॉरिडोर में शामिल करने के लिए कोई पहल नहीं की गई कि इसको अभी लेकर के इसका स्थायी समाधान कर दिया जाए। चौथी बात कि इसका आज स्थिति यह है कि ये भारतीय जनता पार्टी एक सत्ता की भाषा दूसरी होती है, उस बात को नहीं कह पा रहे हैं जो वो करना चाहते हैं। न्यायालय के शरण में चले गए। सम्मानित न्यायमूर्ति ने बिना, ये पहली बार मेरा जितना अपना अनुभव है मैं पत्रकारिता जीवन का, मैं पहली बार दीवानी के मामले में देख रहा हूं कि बिना दूसरे पक्ष को सुने सम्मानित न्यायालय ने इस तरह का आदेश पारित कर दिया। चौथी बात कि जब आपने ये आदेश आपने पारित किया, उसके बाद भी जिस बात के लिए जो आदेश आपने एक कोर्ट कमीशन बना के भेजा था और जो प्रतिबंध आपने लगाए थे उसको भी किसी ने जब नहीं माना तो उसके खिलाफ भी आपने कोई कार्रवाई नहीं की और सरेआम आपके निर्देशों का उल्लंघन होता रहा। जो कानून है, हम और आप सभी सामान्य लोग से जानते हैं कि देश में 1991 में एक पूजा स्थलों को लेकर के सब भारतीय संसद ने कानून बनाया। उसमें कहा गया कि 1947 के पहले जो पूजा स्थलों की स्थिति थी उन पूजा स्थलों के चरित्र में कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता। ये कानून है। इस कानून को बदलने का अधिकार बिल्कुल है। राजीव जी, इस कानून को बदल दिया जाए, हम सभी लोग मानेंगे। एक संवैधानिक व्यवस्था को मानने वाले हम सभी लोग हैं। जिस दिन ये व्यवस्था बदल जाएगी हम मान जाएंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक ये कानून लागू है तब तक उस कानून को तो आप मानिए। और क्या पिछले 50 साल में, 100 साल में, 150 साल में, 200 साल में उस ज्ञानवापी मंदिर में किसी ने जाके पूजा की? वहां तो जब से हम पैदा हुए हैं ये देखते आ रहे हैं कि वहां पे नमाज पढ़ी जा रही है। अभी कोई पूजा नहीं हुई। श्रृंगार गौरी की पूजा होती रही है बाहर, एक प्रशासनिक आदेश से उसको बंद किया गया। तो कोई वजह नहीं इसको इतना लंबा। लेकिन इसके सियासी मामले, इससे सियासी, यहाँ पे जमीन की खुदाई से विशेष राजनीतिक दल को राजनीतिक फायदे होते हैं। और हम दुर्भाग्य मेरा यह है, हम लोग का यह है कि कोई भी राजनीतिक दल इस मुद्दे पर खुल करके बोलने के लिए तैयार नहीं है। इस तोहमत से बचने के लिए कि मुझे अल्पसंख्यक प्रश्न न मान लिया जाए। ये तो आप ये मानिए कि ये इस देश में, इस समाज में हालात ऐसे हैं कि बहुसंख्यक जो लोग हैं वो सांप्रदायिक नहीं, सांप्रदायिक तरीके से सोचते नहीं। अन्यथा पूरे परिवेश को सांप्रदायिक बनाने की कोशिश की जा रही है। क्यों? कि सियासी फायदा लेने का बहुत ही शार्ट तरीका है। बिना किसी गवर्नेंस के, बिना किसी प्रगति के, बिना किसी विकास के, बिना किसी महंगाई के नियंत्रण के, बिना शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आधारभूत संरचनाओं के विकास के आप सत्ता में बने रह सकते हैं। लोगों की भावनाओं को उभार करके आप अपनी राजनीतिक रोटी सेक सकते हैं और किसी को कोई आपत्ति नहीं है। 25 किलो आटा पाते रहिए और पड़े रहिए। जब सरकार की यह मंशा हो जाए कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनके झोला वाले अनाज पर निर्भर रहे, प्रगति के रास्ते के ऊपर कोई सोचने के लिए तैयार न हो, हमारी आर्थिक स्थिति कहां जा रही है, हमारे रुपए का मूल्य क्या हो गया, जो हमारा वर्तमान युवा है उसको हम कैसा भविष्य देने जा रहे हैं, जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं उनको कैसी सामाजिक सुरक्षा देने जा रहे हैं, इन तमाम मुद्दों से किसी को लेना लाना नहीं है। तो ये केवल और ये देखिए काशी विश्वनाथ का ज्ञानवापी का मुद्दा नहीं है। एक एप्लीकेशन पड़ गई है मथुरा को लेकर के भी कि इसका भी वीडियो का ग्राफी कराई जाए, इसका भी सर्वेक्षण कराया जाए, ईदगाह मस्जिद जो है इसमें नमाज को रोका जाए और जो स्थानीय न्यायालय है उसमें एक एप्लीकेशन डाल दीजिए। और जो लोग इस एप्लीकेशन को डालते हैं उनकी पृष्ठभूमि पता कर लीजिए कि ये लोग कौन है, ये आते कहां से। मैंने एक सामान्य आदमी, राजीव जी, कोई भी व्यक्ति, जिनके लोगों को मैं जानता हूं, समझौता करके कानूनी विवादों में नहीं पड़ना चाहता। ये कैसे पराक्रमी लोग हैं जो अपने धार्मिक आस्थाओं के लिए न्यायालय में जा रहे हैं, रुपया खर्च करने के लिए तैयार है। तो कहां से इनको सपोर्ट मिलता है? ये सब चीजें अनायास नहीं है। ये सब केवल कोई ना कोई लोग हैं जो प्रायोगिक तरीके से इनको आगे करते हैं। और दुर्भाग्य क्या है कि जो सत्ता में लोग हैं जिनके ऊपर इस तरह की अराजकता को समाज के बांटने वाले तौर तरीकों को रोकने की जिम्मेदारी है, वो चुप है। दुनिया के किसी कोने में स्थिति नहीं होती। जो भी विकासशील देश है उसने कभी भी अपने समाज में संघर्ष नहीं पैदा किया।
पश्चिम जर्मनी और पूर्वी जर्मनी जब आपस में मिले तो तमाम तरह के विवाद थे, किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, सबने आगे का रास्ता लिया कि हम आगे चलेंगे। कोई भी समाज, जो कोई भी समाज इस तरह के विवाद में पड़ा रहा वो नष्ट हो गया। सिंहलियों और तमिलों के संघर्ष का खामियाजा आपके सामने है, बहुत बहस करने की आवश्यकता नहीं है। आप जब तक पूरे समाज को एक समाज के रूप में नहीं सोचेंगे, खासतौर से इस देश की जो इंतजामिया है वो नहीं सोचेगी, तब तक किस तरह की स्थितियां पैदा होती रहेंगी। तो और इसका मतलब केवल है कि हमको सियासी फायदे मिलते रहे। मैं कहता जो सुप्रीम कोर्ट की स्थिति क्या हुई, आप तरीके के जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो हिंदू पक्ष के वकील उसमें शामिल ही नहीं हुए बहस में। एक तरफा, वो तो न्यायालय ने एक तरफा आदेश जारी किया कि आप नमाज को नहीं रोक सकते हैं, जो धार्मिक गतिविधियां वहां हो रही हैं उसको आप नहीं रोक सकते हैं। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति कर रहा है कि किसी तरह का कोई प्रमाण मिला है तो उसकी सुरक्षा कर ली जाए। अगर आप अपनी बात पर इतने ही कायम है तो आप न्यायालय में उपस्थित हुए होते और कहते कि हमारे सामने ये साक्ष्य है। कोई चंद्रचूड़ साहब के अदालत में कोई हिंदू पक्ष का वकील नहीं शामिल हुआ और इसीलिए उन्होंने 19 तारीख की डेट लगाई कि ठीक है आप आइए, उस दिन आपकी सुनेंगे। ठीक है, एक अदालत कोई बड़ी छोटी नहीं होती, हर अदालत का अपना अपना जुरिडिक्शन है। अगर एक निचली अदालत ने, हालांकि मतलब आप विवाद किस बात का है, आया आदमी एप्लीकेशन किस बात को लेकर के है और आदेश आप क्या दे रहे हैं और मनमाना तरीके से। और अगर आप इतने ही चिंतित हैं, बहुत अच्छी बात है, आप जिला अदालत से ज्ञानवापी मंदिर की दूरी कितनी है, आप अपनी गाड़ी में बैठते खुद आके देख लेते अपनी आंख से और आप एक निर्णय पारित कर देते हैं। आप तीसरी चीज राजीव जी, मैंने जितना देश दुनिया देखा है, शिवलिंग हमेशा जमीन पे होता है और ये जो वजू खाना है वो प्रथम तल पर है ज्ञानवापी के। किसी से आप जो भी बनारस को जानता है वहां कहीं शिवलिंग मिल जाएगा, और अगर शिवलिंग है तो जमीन पर उसकी धरातल पर कहां पे है वो, किसी को कुछ लेना लादना नहीं है और एक माहौल बनाने की एक कोशिश है। माहौल बना के और दुर्भाग्य है कि अदालतों का दुरुपयोग करके इस तरह के माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है समाज को बांटने के लिए, एक लोगों के अपने धार्मिक विश्वासों के आधार पर। कैसे, कहां ले जा रहे हैं आप समाज को, किस तरह का समाज आप बनाना चाहते हैं? जिस समाज में सहिष्णुता नहीं होगी, जिस समाज में एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करने की इच्छा शक्ति नहीं होगी, जिसमें नैतिक मूल्य नहीं होंगे, जिसमें केवल और केवल अतीत के आधार पर वैमनस्य को फैलाया जाएगा, एक दूसरे के प्रति घृणा फैलाई जाएगी, क्या वो समाज सशक्त हो सकता है? क्या आपको सत्ता मिल सकती है, आप हुकूमत कर सकते हैं, लेकिन हुकूमत में आके करेंगे क्या इस समाज को खंड खंड बांट देंगे आप? और क्या आप बताइए कि दुनिया, हम सभी लोग, दुनिया का कोई भी देश बिना विदेशी निवेश के आगे नहीं बढ़ा। क्या आप समाज में शांति पैदा करके आप निवेश आमंत्रित कर सकते हैं? किसी की रुचि आपके देश के प्रति होगी? अंतरराष्ट्रीय जगत में आप जो लोग, हमारे देश के लोग दुनिया के विभिन्न देशों में काम करते हैं, उनके बारे में आप वहां के लोगों का रवैया क्या होगा? किस तरह की बात सोचेंगे वो? अगर आप विकास की बात करते हैं तो इन चीजों से तो आपको मुंह बोलना ही पड़ेगा ना। और आप खुदाई कर रहे हैं तो आप पूरा देश खुद जाएगा। जहां पे विभिन्न कालक्रम में विभिन्न तरह के शासक रहे हैं, वो सबका कुछ ना कुछ, किसी ने कुछ बनाया है, किसी ने कुछ बिगाड़ा है। अगर आप वहीं अटके रहेंगे तो आगे कब जाएंगे? 21वीं सदी का भारत कब बनाएंगे आप? विश्व गुरु बनने का सपना लेकर के आप खुदाई के पर जुटे हुए हैं। कौन सा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं? आपको और मैं कह रहा हूं कि आप एक अपनी सियासी ताकत को बढ़ा सकते हैं, अपने राजनीतिक दल को बढ़ा सकते हैं, विधानसभा, संसद में, नगर पालिकाओं में, नगर परिषदों में अपने सदस्यों की संख्या बढ़ा सकते हैं, लेकिन समाज की ताकत नहीं बढ़ा सकते इन तौर तरीकों से। और बिना समाज की ताकत को बढ़ाए, बिना देश को सशक्त बनाए, आप उन लक्ष्यों को हासिल नहीं कर सकते जिन लक्ष्यों के लिए कोई भी सत्ता में आना चाहता है। गवर्नेंस की बात करनी चाहिए ना भाई, गवर्नेंस हमारे लिए अपेक्षित है। आज हर पढ़ा लिखा लड़का वो चाहता है कि हमको गवर्नेंस मिले, और गवर्नेंस ही आपको अस्थायी स्थान दे सकता है, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। ये तो मतलब बहुत ही शॉर्टकट रास्ते हैं, मतलब मूल किताब पढ़े बगैर कुंजी पढ़ करके इम्तिहान पास करने का एक और तरीका है, और इससे आप अच्छे स्कॉलर कभी नहीं बन सकते। जी अमलेंदु जी, आप लगभग घंटा भर बीत चुका है, आप सबकी बातें सुन रहे हैं और
आपका नजरिया जरा बनारस, काशी और उसके बाद आप देखिए ज्ञानवापी, क्या कहता है आपका नजरिया? ये मुझे कि अगर ऐसे ही हो और ये किए जाने की चलती अमलेंदु जी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही अमलेंदु जी आपकी, लेकिन एक बार फिर से आना चाहूंगा। जेपी सिंह साहब, जरा कानूनी पक्ष की बात हम लोग तो बहुत करते रहे और चल भी रहा है। क्या लगता है ऐसे जो अभी कुछ साथी बोल भी रहे थे, जो अब एक बात तो ये तय मानिए कि कुछ कुछ ऐसे मुद्दे आ रहे हैं जो सप्ताह 10 दिन चलते हैं, उसके बाद वो समाप्त हो जा रहे हैं फिर आगे, यानी कि अब इन मुद्दों से भी सत्तारूढ़ दल का जो है वो पेट नहीं भरने वाला, कह सकते हैं? जी, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि इन मुद्दों से भी सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों का पेट नहीं भरने वाला है। लेकिन ये जो ज्ञानवापी और काशी का जो मुद्दा है, या जो तेजो महालय ताजमहल का मुद्दा है, या जो कुतुब मीनार की बात उठाई गई है, ये मुद्दा तात्कालिक नहीं है, ये धीरे धीरे सुलझाने वाला मुद्दा है। आपको याद होगा कि विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि मुक्त यात्रा निकाली थी बैलगाड़ी पर, और वो पूरे प्रदेश में दूसरे प्रदेशों में घूमी थी। कई सालों से ये मुद्दा चल रहा है। देखिए, संघ की कार्यशैली समझिए, इनके एक तो शास्त्र फण है, एक मुंह कुछ कहेगा एक ही टाइम में, दूसरा मुंह कुछ कहेगा, तीसरा कुछ कहेगा, 990 तो चुप्पी साधे रहेंगे, कब इनके सेंटर स्टेज पर आ जाएगा। बाकी ये सुलगाते रहते हैं। इनको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई देरी या जल्दीबाजी नहीं है, या किसी देरी के से चिंतित नहीं रहते। अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में जब जजों की भर्ती में सरकार के हस्तक्षेप से आरएसएस के लोग भर्ती किए गए, फिर अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के बाद यूपीए का आ गया, तो यूपीए में फिर वो उनकी भर्ती रुक गई। उसके बाद फिर अब जो है अब फिर भर्ती किए जा रहे हैं। तो जो अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में भर्ती किए गए तो वो 20 साल में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए, जो अब भर्ती किए जा रहे हैं आगे 20 साल में पहुंच जाएंगे। तो इनकी विचारधारा के लोग पत्रकारिता से लेके वकालत, पत्रकारिता, न्यायपालिका, कार्यपालिका कहां नहीं है, इतिहास। अब आप इतिहासकार की बात कर रहे हैं तो हमारे हिस्टोरियन साहब जो बैठे हैं अच्छी तरह से जानते होंगे कि आज की डेट में अगर आप रैशनल बात करेंगे तो आपको कहा जाएगा कि आप तथाकथित सेकुलरिस्ट जो है इतिहासकार हैं, या आप पश्चिमी प्रभावित हैं, या आप कम्युनिस्ट इतिहासकार हैं। मतलब अगर आप सही बात कहें तो आप कम्युनिस्ट इतिहासकार हो गए। आप अगर जो है पोंगापंथी की बात करें, आप आज की डेट में वो जो वैदिक काल का जो हवाई जहाज है, अगर उसकी आप बात करें तो आप जो है वो क्या कहते हैं, मतलब बिल्कुल ठीक ठाक है। आप जो पुराणों में तमाम जो है वो पोंगापना दिया है, तब आप ठीक ठाक हैं। और जैसा कि कहा एक वक्ता ने कि वैदिक काल में कोई जो है मूर्ति पूजा होती ही नहीं थी, तब वो जो है निराकार ब्रह्म की उपासना होती थी। ये तो जब बौद्ध का जो है वो आपका पराभव हुआ बौद्ध धर्म का, और पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या की, उसके बाद जो आपका जो सनातन का स्थापित हुआ और तमाम पाखंड घुसाए गए। विष्णु की पूजा शिव से कराई गई, शिव की विष्णु से कराई गई, और ये जो तमाम चीजें अवतार दुनिया भर के क्रिएट किए गए। तो अब इसको आप क्या कहेंगे कि इतिहास में तो कहा गया कि 5वीं शताब्दी में आपके क्या कहते हैं ये लिखा गया था, ये अरे भागवत महापुराण 5वीं शताब्दी में। पूरे आप जो है महाभारत को पढ़ डालिए, उसमें कृष्ण के बचपन के बारे में कोई चर्चा नहीं है। पूरे महाभारत 10 कमांडमेंट्स को आप देख लीजिए, उसमें दिन की चर्चा नहीं है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये सब ग्रेगोरियन कैलेंडर ने बनाया है। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि आप लकीर के फकीर हो जाइए, आप चमत्कार में विश्वास कीजिए, आप 21वीं शताब्दी में नाक काट के चढ़ा दीजिए, आप 21वीं शताब्दी में बुराड़ी कांड की तरह पूरे घर भर के आत्महत्या करा दीजिए कि फिर से हम जीवित होके आ जाएंगे। अब इसका तो कोई अंत नहीं है आपके पास। जी, इतिहास के नजरिए से जरा और भी समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर वाजपेयी,
क्या कुछ कहेंगे आप? थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि जो बातें जेपी सिंह साहब कह रहे हैं थोड़ा उसको आगे बढ़ाइए, एलोबरेट कीजिए थोड़ा ऐतिहासिक पहलू के साथ में। जो अभी जेपी सिंह साहब कह रहे हैं वो लगभग जो हमारी बात है उसी बात को वो और विशिष्ट दृष्टांतों से आगे बढ़ा रहे थे। जी देखिए, मैं फिर वही कहूंगा कि आप इतिहास की घटनाओं को अगर आज के समय में उनको पुनर्जीवित करके और अपने हिसाब से बदला लेने की प्रवृत्ति से चलेंगे तो इस देश की राजनीति पूरी तरीके से डिरेल हो जाएगी और यह देश भी पूरी तरह से गर्त में चला जाएगा। यह देश जब आजाद हुआ था तो बहुत सारे विचारकों को पश्चिम के आश्चर्य हुआ था, बल्कि मैं कहूंगा कि उन्हें अच्छा नहीं लगा था कि सबने ये भविष्यवाणी की थी कि भारत इत्तेफाकन आजाद हो गया है लेकिन ये एक नहीं रह सकता क्योंकि यहाँ इतनी जातियां हैं, इतने धर्म हैं, यहाँ के लोग इस तरीके से झगड़ालू हैं कि ये एकजुट रह ही नहीं पाएंगे। हमारे देश ने, हमारे देश की जनता ने और जो एक समाज समग्र रूप से था उसने उनको झुठलाया और एक देश जो है दुनिया में एक बेहतरीन मुकाम तक पहुंचा हुआ देश ये था और लग रहा था कि ये आने वाले समय में ये और ज्यादा आगे जाएगा। यह जो एक बीच का समय आया है सांप्रदायिक राजनीति के उठान का, यह उसने उस प्रक्रिया को बाधित किया है। अब इतिहास की बात थोड़ी सी मैं करता हूं। लगभग कितना समय है बता दें क्योंकि उसी के हिसाब से मैं समराइज कर लूंगा, वरना मैं बोलता जाऊंगा तो समय तो हमारा खत्म हो चुका है। लेकिन 10 मिनट में मैं चाहता हूं कि आप भी हैं, सरफराज भाई भी हैं, आरजू साहब और सुनील जी और अमलेंदु जी के पास भी एक बार आना चाहूंगा। तो इसमें 4 लोग हैं, 10 मिनट का वक्त है, प्लीज। देखिए, जो हमारी भारतीय संस्कृति है और जो भारतीय संस्कृति आज भी लोगों के दिलों में बसी है वो क्या है, ये अगर आपको देखना है तो आप कभी अजंता एलोरा जाइए, आपको गौतम बुद्ध मिलेंगे, उनकी मूर्ति मिलेगी, पास में ही कोई देवी शक्ति की मूर्ति मिलेगी, जैन धर्म वालों की मिलेगी। आजीवक एक संप्रदाय हुआ करता था प्राचीन भारत में, काफी वो फेमस था, उनकी चीजें मिलेंगी। तो लेकिन जो हमारे संस्कृति के जो पुरेधा थे वो ऐसा नहीं हुआ कि अगर वहां गौतम बुद्ध की मूर्ति बनी है तो उसके बाद में अगर सनातन धर्मी या कोई ब्राह्मण धर्मी गया तो उसने गौतम बुद्ध की मूर्ति को तोड़ दिया और वहां पे उस जगह पे अपनी स्थापित कर ली। सारे एक साथ वो सामाजिक दृष्टिकोण से सबको जगह देते हुए, सबका एक अपना सम्मान रखते हुए हमारी संस्कृति ये चली है। और मैं फिर एक कल्पनात्मक प्रश्न में जाऊंगा कि अगर आप प्राचीन भारत को पढ़िए तो जैसा कि अभी बहुत सारे विद्वानों ने बताया कि बौद्ध धर्म यहाँ पे बहुत प्रॉस्परस था और राजाओं का संरक्षण था और कोई कहने की बात नहीं है, खूब सा था। बाद में जिन भी कारणों की वजह से उसका पराभव हो जाता है, यानी वो उतना लोकप्रिय नहीं रह जाता है। धर्म तो रहता ही है, उतना लोकप्रिय नहीं रहता है, दूसरी तरह के धर्म आ जाते हैं। अब आज की तारीख में बौद्ध धर्म हिंदुस्तान में लगभग संख्या बल के हिसाब से बहुत कम है। लेकिन आप कल्पना करिए कि जैसे पास में चाइना है, वहां पे बौद्ध धर्म खूब है और भी बहुत सारे देशों में और यह भी एक ऐतिहासिक तथ्य है कि हमारे देश में प्राचीन काल और आरंभिक मध्यकाल में बहुत सारे बौद्ध स्तूपों और इनको सबको तोड़ा गया। तो अब अगर आज वो चाइना या वो जो दूसरे देश है उनका एकदम से, क्योंकि जन्म तो और स्रोत तो मूल बौद्ध धर्म का हिंदुस्तान में ही है, उनको एकदम से कोई ऐसी एक प्रेरणा मिल जाए कि अब उन्हें बौद्ध धर्म को हिंदुस्तान में लाना है, प्राचीन गौरव को स्थापित करना है, और वो हमारे ऊपर आके हमला करने लगे, तो हम क्या करेंगे? ये देखिए, ये कल्पना एक इसको तथ्य के रूप में न लेके एक सोचने की प्रवृत्ति के रूप में देखिए। या जो जाति व्यवस्था को लेकर चीजें हैं कि जो दलित जातियां हैं, हरिजन जातियां थी, उनके ऊपर बहुत अत्याचार रहे, उन्हें दबाया जाता रहा। आज वो खड़े हो जाए और पूरी तरीके से, और वो बिल्कुल चित्र को उल्टा करने की मांग करने लगे, क्योंकि सबके पास में इतिहास में क्लेम है कि आज से पहले
हमारे साथ ये हुआ था तो अब हम बदला लेंगे, तभी हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। तो यह जो प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति से लड़ना बहुत जरूरी है। और ये मूल प्रश्न है। और इसके अलावा एक चीज मैं और कहूंगा कि चूंकि देश में मुख्य सांप्रदायिक विवाद हिंदू मुसलमानों का ही है, ऐसी ही बातें उठाई जाती हैं कि मुसलमानों को कटघरे में लाया जाए, या उन्हें वो खराब ही होते हैं, वो बुरे होते हैं, वो ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, इस तरह की तस्वीर को और थोड़ा बढ़ाया जाए। लेकिन असलियत यह है कि जो सांप्रदायिकता रही है वह हर धर्म में थोड़ी बहुत मौजूद रही है। आज हिंदू सांप्रदायिकता अपने पूरे उत्थान पर और पूरे आक्रामक बेस में है। आजादी के समय में मुस्लिम लीग वही काम कर रही थी। तो अवशेष ऑर्थोडॉक्सी के, कट्टरता के और तमाम तरीके के हर धर्म के लोगों में है। तो हम जब हिंदू सांप्रदायिकता पर अटैक करें, और निश्चित है, जरूरी है करना है, लेकिन हम यह न भूलें कि सांप्रदायिकता समग्रता में ही वो एक बुरी चीज है। तो हम जो मुस्लिम समाज के भीतर जो कट्टरता है तमाम है, उनको भी चैलेंज करें और कोशिश करें कि उनके समाज से भी ऐसे लोग आए जो कि सामने जो मुसलमानों की कट्टरताओं को या उनकी जो ऑर्थोडॉक्सी है या उन चीजों को वो चैलेंज करें, समाज सुधार की ओर चले। तो हम जब एक इस तरीके से अपने आप को समाज के सामने, देश के सामने एक जागरूक इंसान के रूप में पेश करेंगे तो हमारी समाज में विश्वसनीयता बढ़ेगी। क्योंकि तथ्य यह है कि हिंदू सांप्रदायिकता के बहुत सारे तंतु और तत्व हिंदुओं में कमोबेश घुसे हुए हैं। तो हमें बहुत ही सतर्कता से, और एक चीज आखिर में मैं कह दूं कि चाहे वो ज्ञानवापी का मसला हो, चाहे वो अभी मथुरा का मसला हो, कुतुब मीनार का मसला हो, मुस्लिम समुदाय को यह नहीं सोचना चाहिए कि यह उनका अपना कोई एक विशिष्ट मुद्दा है या इस देश की जनता का मुद्दा है, या इसमें जो भी इस देश में किसी भी धर्म जात का व्यक्ति है तो ये उसका भी एक मुद्दा है कि कैसे हम इस तरीके की जो एक विनाशकारी प्रवृत्तियां हैं लड़े। यानी ये मेरे कहने का मतलब है कि मुसलमानों को लेकर जो एक उनको दोयम दर्जे का रखने का एक जो ये माहौल, राजनीतिक और सब चीजें हैं, इससे लड़ने की जिम्मेदारी मुस्लिम समुदाय खुद अपने ऊपर बहुत उसका बर्डन न ले, लोड न ले कि वही लड़ पाएंगे। हाँ, नहीं, वो जिम्मेदारी पूरे देश की है, देश के राष्ट्रवादी और तत्वों की है, और एक ये सामूहिकता के साथ में चलना जरूरी है इसमें। बस एक चीज और मैं कह दूं कि एक दुर्भाग्य रहा है कि इस देश की बौद्धिकता पर पिछले 30-40 सालों में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का बहुत जोर हो गया। तो यानी कि सब लोगों की कुछ ऐसी पहचानों को लेकर लोग इतना ज्यादा निजी रूप से संवेदनशील हो गए कि हर्ट बहुत जल्दी हो जाता है। आजकल किसी को कुछ कह दीजिए तो सबकी आस्थाओं को चोट हो लग जाती है। तो ये जो आस्थाओं पे चोट का सवाल है, ये वास्तव में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को हमने बहुत ज्यादा सर चढ़ाया, बजाय इसके कि एक समग्रतावादी, एक इन टोटलिटी में एक होलिस्टिक सेट ऑफ पॉलिटिक्स जिसको हम कह सकते हैं, जो राष्ट्रीय आंदोलन की हमारी विरासत है कि हम इसमें सभी देश के सारे लोगों को साथ में रखते हुए, चाहे वो सुधारवादी कार्यक्रम हो, चाहे राजनीतिक कार्यक्रम हो, सबको समग्रता में समेटते हुए एक तरह से हम आगे बढ़ेंगे, ना कि हम टुकड़े टुकड़े में कोई अस्मितावादी विमर्श की ओर बहुत खिंचा जा रहा है, कोई कानूनवादी विमर्श की ओर बहुत खिंचा जा रहा है, कोई कुछ। तो यह जो हमने खुद भी अपने आप को बौद्धिक रूप से अलग अलग टुकड़ों में बांट लिया, इसका फायदा सांप्रदायिक राजनीति ने बहुत अच्छा उठाया है। और यही जो वजह है कि हम लोग एकजुटता के साथ में अपने एक तरह से एकता के साथ में हम इन शक्तियों का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम भी अपने मन के भीतर तमाम कंफ्यूजन, तमाम भ्रम और संशयों को पाले हुए इनके खिलाफ लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि कारगर नहीं हो पानी है। मुझे रुकना चाहिए। थैंक यू। डॉक्टर वाजपेयी बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन पक्ष विपक्ष यहाँ जब 80 और 20 की राजनीति चल रही हो तो एक पक्ष जो है वो अकेला महसूस कर रहा है,
और कितने लोग हैं जो बाहर आकर के इस पक्ष का साथ देते हैं, ये यहाँ पर देखना होगा। और बिल्कुल जो जनता की लड़ाई है, जनता को समझनी होगी कि आखिर लड़ाई क्या है, क्या कुछ चल रहा है। लेकिन यहाँ बात जो है वो अगर सांप्रदायिक तनाव या सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की बात हो तो उसके लिए तो सामने आना ही होगा। एक बार फिर से आरजू साहब आपके पास आना चाहूंगा। जो बातें अभी रख रहे थे डॉक्टर वाजपेयी, बहुत सारी बातें और बहुत सही बात यहाँ रख भी रहे थे, लेकिन एक आपका नजरिया इन मसलों पर, इन मुद्दों पर थोड़ा एक पत्रकारीय नजरिया आप चाहता हूँ कि क्या कुछ आप कहेंगे इस पे? मैं असल में एक जो कॉन्ट्राडिक्शन है ना हमारे इस हिंदुत्ववादी ताकतों का और इसकी जो आइडियोलॉजी है, उस कॉन्ट्राडिक्शन की तरफ जो है मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। और मेरी सामने ये नहीं आता कि अगर आप इस दुनिया को लीड करना चाहते हैं, यहाँ पर अपना एक मकाम पूरी दुनिया में बनाना चाहते हैं, और अगर आप इसको कहते हैं विश्व गुरु बनना चाहते हैं, तो ये विश्व गुरु बनने के रास्ते में ये जो चीजें आप कर रहे हैं, ये तो आपको उस मकसद से और उस मंजिल से दूर ले जा रही है। हमारा जो नजरिया होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम जो है इस मुल्क की सरहदों के बाहर भी जो है देखें। हिंदुस्तान जो है वो सिर्फ एक बाउंड्री का नाम नहीं है, एक सोच का नाम है। और अगर हम इसको एक्सटेंड करना चाहें तो हम इसको जो है पाकिस्तान तक और अफगानिस्तान तक और बांग्लादेश और बर्मा तक भी जो है एक्सटेंड कर सकते हैं, श्रीलंका तक एक्सटेंड कर सकते हैं। तो हम कम से कम अपने खित्ते की और अपने इलाके की लीडरशिप तो कम से कम अपनी जो है उसको जो है संभाल के रखें, उसको बहाल करें। लेकिन आप जो चीजें कर रहे हैं, जो छोटे छोटे इशू उठा रहे हैं और जिस तरह जो है एक नफरत का और उसका पैगाम जो है फैला रहे हैं, ये चीजें जो है वो आपका जो फाइनल गोल है। और मुझे कहने में ये कोई हर्ज नहीं है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आप एक पूरे इस इलाके को जो है भारत का एक बहुत ही एक्सटेंडेड फॉर्म के तौर पे देखना चाहते हैं, तो आपको तो इसके अपोजिट काम करना चाहिए। आपको तो यहाँ के मुसलमानों को साथ लेना चाहिए, यहाँ के बौद्धों को साथ लेना चाहिए, यहाँ के क्रिश्चियंस को साथ लेना चाहिए। इन तमाम को लेकर ही तो आप यहाँ पर जो है एक यूरोपियन यूनियन टाइप की या अमेरिका और कनाडा टाइप की या दोनों जर्मनी के टाइप की जो है कोई यहाँ पर जो है एक एंटिटी कायम कर सकेंगे। तो आप जो कर रहे हैं वो जिसको कहते हैं ना अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारना है। आप चाहते कुछ और हैं और कर कुछ और रहे हैं, और जो कर रहे हैं उसके होते हुए आप जो चाहते हैं वो कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। अखंड भारत का सपना जो है वो हमेशा सपना ही रहेगा। आपकी अपनी किताबों में, आपके अपने लीडरों की किताबों में जो है जिस चीज की चर्चा होती रही है, आप तो उसके बिल्कुल अपोजिट जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जो कॉन्ट्राडिक्शन जो है ये अपने आप में जो है आंखें खोल देने के लिए काफी है कि हिंदुस्तान जो है अगर यूरोपियन यूनियन की नकल नहीं कर सकता और अपने पड़ोसी राज्यों को साथ लेकर और वहां पे बसने वाले लोगों के साथ दोस्ती का जो है पैगाम नहीं पहुंचा सकता, तो ये कभी दुनिया में जो है एक बड़ी ताकत नहीं बन सकेगा। यहाँ से कभी गुर्बत दूर नहीं होगी, यहाँ से कभी बेरोजगारी दूर नहीं होगी, और हम जो है जिसको बॉटम ऑफ द हीप कहते हैं वहीं पर जो है हमेशा पड़े रहेंगे। तो मैं इस कॉन्ट्रडिक्शन की तरफ जो है आप लोगों का जो है ध्यान दिलाना चाहता था। शुक्रिया जी। अमलेंदु जी आवाज आ रही है हमारी? जी हाँ बिल्कुल आ रही है। जी अमलेंदु जी प्लीज जरा, क्योंकि पिछली बार भी आपकी आवाज नहीं आ पाई थी, थोड़ा आप अपनी बात रखिए इस पे। देखिए राजीव जी, मेरा कहना यह है कि भी विवाद ये सब उठाए जा रहे हैं, अगर ये राजनीतिक विवाद नहीं है और ये वास्तव में अगर धार्मिक विवाद है, तो क्या फिर और भी विवाद जो है उनका फिर बदला क्या होगा? अगर मान लीजिए बदला लेने की चीजें हैं, सारी पुरानी चीजों को ठीक किया जाना है, जो पुराना जो कुछ हो चुका, तो वो जिस औरंगजेब की बात की जा रही है कि साहब औरंगजेब ने मंदिर तोड़वा के मस्जिद बनवाई, उस औरंगजेब ने बहुत से मंदिरों को जमीनें दी। उज्जैन का जो महाकालेश्वर मंदिर है उसको औरंगजेब ने जमीन दी, गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर को जमीन दी। तो भाई ठीक है, आप अपनी जो औरंगजेब ने जो मंदिर तोड़ के मस्जिद बनवाई, जो कहा जाता है, हो सकता तोड़े भी हो,
इतिहास की चीजें हैं सब। तो ठीक है, वो आप ले लीजिए और मंदिरों से कहिए जो औरंगजेब ने जमीन दी थी वापस से औरंगजेब को दे दे फिर। तो ये सब पुरानी चीजें जो है, ये अगर इस तरीके से सब चीजें की जाएंगी तो ये देश को ये गर्त में ही ले जाएंगे और इसका कुछ नहीं होना है। इतिहास जो है वो सबक लेने के लिए होता है। इतिहास के जरिए जो है आप अगर उससे बदला लेने की कोशिश करेंगे तो अपना वर्तमान भी खराब करेंगे, भविष्य तो बिल्कुल अंधकार में कर ही लेंगे। आने वाली पीढ़ियों के का जो आप सत्यानाश कर रहे हैं, तो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, सरकारें अपनी बनाने के लिए जो लोग आज ये कर रहे हैं, वो आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इस देश की स्थिति जो है, अगर यही सब स्थिति चलती रही तो सीरिया से बदतर हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं राजीव जी। तो इसलिए इस देश का जो जनमानस है उसको ये सोचना है कि उसको आगे लेके कहाँ जाया जा रहा है, जो उसकी असली समस्याएं हैं उनसे ध्यान भटका करके लेकर कहाँ जाया जा रहा है। मध्यकाल का जो पूरा इतिहास है वो तमाम विसंगतियों से भरा हुआ है। एक राजा जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो बहुत अच्छा है, उसी के बारे में दूसरी बात कही जाती है बहुत खराब भी है। जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा जाता है कि बहुत क्रूर था, लेकिन उसके बारे में ये भी है कि उसका एक नारा था कि बालकुम दीन, या कि मेरा मजहब मेरे लिए है, आपका मजहब आपके लिए है। यानी मैं अपने मजहब से मजहब रखूंगा, आप अपने मजहब से मजहब रखेंगे, शायद जो राज्य है उसका कोई मजहब नहीं होगा। तो इस तरीके की जब चीजें हैं तो इतिहास में आप जाएंगे तो इतिहास से आप सबक लेकर के जो इतिहास में गलतियां हुई हैं वो आगे ना दोहराई जाए, वो तो आप ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर इतिहास की गलतियों को ठीक करने की कोशिश करेंगे तो फिर जो आने वाला समय है बहुत खराबी होगा। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा। बिल्कुल इतिहास के यानी अतीत को अगर आप बार बार कुरेदेंगे तो आपको तकलीफ ही मिलेगी और आप वहीं फिर आपके पांव जो हैं वहीं फंसे रह जाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन एक बार फिर से चलना चाहूँगा सुनील शुक्ला जी, आखिरी क्लोजिंग कमेंट आपसे चाहूँगा। बहुत सारी बातें यहाँ हो गई और ज्ञानवापी के जो मायने हैं, सियासी मायने, ये हम यहाँ समझने की कोशिश कर रहे थे पिछले लगभग सवा घंटे से। और हमारे पांचों और एक साथी और थे, जो 6 हमारे पैनलिस्ट, सब की एक ही बात और सब एक ही बात कहते अभी तक आए हैं कि इसके जो हैं ज्ञानवापी और ऐसे बहुत सारे मसले मुद्दे वो सिर्फ और सिर्फ सियासी हैं और सियासत की रोटियां सेकने की यहाँ कोशिश हो रही है। लेकिन क्लोजिंग कमेंट में क्या कुछ कहेंगे सुनील जी? बहुत कुछ बातें आप अपने हिसाब से बता भी रहे थे, अलग अलग पॉइंट्स में, अगला जो पिछला आपका वो था वक्तव्य था उसमें आप बता रहे थे। अब सबकी बातें जब आप सुन चुके हैं, आगे क्या? राजीव जी, बिल्कुल अमलेंदु जी ने एक बात कही कि इतिहास से हम सीखते हैं, और सीखने का मतलब होता है कि हम उसमें से कोई जो अच्छी चीजें होती हैं उसको अपनाते हैं, और जो हमें कमियां रही होती हैं उसमें सुधार करते हैं। इतिहास के गर्त में हम इसलिए नहीं चले जाते हैं कि हम अपने आप को बर्बाद कर लें। इतिहास से निकल करके हमको अपनी तार्किकता पर हमको जीना चाहिए। 21वीं सदी की दुनिया तार्किकता के लिए बनी हुई है, पोंगापंथियों के लिए नहीं बनी है। और इस पर निर्भर रह करके आप तरक्की की बात नहीं कर सकते हैं। दुनिया के सामने जो चुनौतियां हैं और जो दुनिया के लोगों के समक्ष जो प्रतियोगिताएं हैं उसमें आप ठहर नहीं सकते हैं। तो हमें तो केवल यह है कि जिन लोगों का काम यह है जो उनको जो इन घटनाओं को लेकर के बड़े मुद्दों को उखाड़ करके अपनी सियासी रोटियां सेकना चाहते हैं, उनसे जो सिविल सोसाइटी है उसको बचना होगा। सिविल सोसाइटी की जिम्मेदारी राजीव जी अब बहुत ज्यादा बढ़ गई है, खासतौर से तब जब न तो सत्तारूढ़ दल और न ही विपक्षी दल इस तरह की जो घटनाएं समाज में हो रही हैं उस पर कोई बोलने के लिए, प्रतिकार करने के लिए तैयार है। तो सिविल सोसाइटी की जिम्मेदारी बहुत बड़ी हुई है, और ये आप यकीन मान के चलिए कि जो सिविल सोसाइटी है वह उसकी पहल का परिणाम भी सामने आएगा। क्योंकि मैं मजबूती के साथ मेरी मान्यता यह है कि बहुसंख्यक समाज सांप्रदायिक नहीं है। बहुसंख्यक समाज धार्मिक असहिष्णुता में विश्वास नहीं करता, बहुसंख्यक समाज धर्मांता में विश्वास नहीं करता, बहुसंख्यक समाज तार्किकता में विश्वास करता है और विकास के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ना चाहता है। ऐसे में ये हम जो सिविल सोसाइटी है वो अपनी जिम्मेदारी को निभाए, तभी यह देश बचेगा। हम पुराने गड़े मुर्दों को उखाड़ करके देश को न तो मजबूत कर सकते हैं, न तो आगे ले जा सकते हैं, न लोकतंत्र को बचाए रख सकते हैं, न लोकतांत्रिक संस्थाओं को बचाए रख सकते हैं। दुर्भाग्य इस बात का है कि जिन राजनीतिक दलों के ऊपर, जिन राजनेताओं पर हम पूरा समाज भरोसा करता है, वह तो और अपने आप को इन मुद्दों पे अपने आप को खारिज कर चुके हैं।
और अब यह सिलसिला सही है, यह सिलसिला रुकने वाला नहीं है। ये जब अयोध्या का विवाद जब हल हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी बात के लिए कहा था कि साहब ये मामला खत्म और उसके बाद कोई बात नहीं की जाएगी, लेकिन ये खत्म होना नहीं है। इसलिए नहीं खत्म होना है कि सबको ये जो एक राजनीतिक दल को और उस तरह की सोच रखने वाले लोगों को लगता है कि बहुत आसान तरीका है लोगों को गुमराह करने का, और जो मूल मुद्दे हैं, जो सर्वकालिक मुद्दे हैं, जो जनहित के मुद्दे हैं, उनसे लोगों का ध्यान हटाने का चलता रहेगा। ये तो पुराने समय से ही कहा जाता रहा है कि जो धर्म है वो एक तरह की अफीम है। और दूसरी चीज जो वाजपेयी साहब ने एक बात कही कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है वह इसको अपने आप का मुद्दा मान के न चले। देखिए, जो एक डरे हुए समाज की जो प्रतिक्रिया होती है, जो व्यवहार होता है, और उसका अगर सामाजिक विश्लेषण करेंगे तो अलग स्थिति में आपको सामने आएगी। आज जो समाज का अल्पसंख्यक वर्ग है वह अपने आप को डरा हुआ महसूस कर रहा है कि हम सुरक्षित रहेंगे कि नहीं रहेंगे, और डरा हुआ क्यों महसूस कर रहा है कि जिन लोगों को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी है वही उनके खिलाफ आक्रामक है। तो डरा हुआ जो समाज है उसके आचरण के तौर तरीके, उसका व्याकरण एकदम अलग है। ये एक बड़े अपनी बात को बड़े एग्रेसिव तरीके से कहने लगते हैं। हम लोग निश्चिंत लोग हैं कि जानते हैं कि कुछ हमारा नहीं है, हम बहुसंख्यक में हैं, हमारा तो हम हर तरह सुरक्षित हैं। लेकिन अगर संपूर्ण सर्वांगीण तरीके से ये तो एकांगी विश्लेषण है, अगर सर्वांगीण तरीके से आप सोचेंगे तो पूरा का पूरा समाज इस में तबाह हो जाएगा। पूरे के पूरे समाज को इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी अगर हम समय रहते सचेत नहीं हुए और इस तरह के मुद्दों में अपने आप को ज्यादा उलझाते चले गए तो। जी बिल्कुल, बहुत सारी बातें यहाँ आज ज्ञानवापी के जरिए हम समझने की कोशिश कर रहे थे, और तमाम हमारे साथी अपने अपने हिसाब से अपने अपने विचार यहाँ रख रहे थे। हमारे साथ 6 साथी जुड़े रहे। डॉक्टर राकेश पाठक जी को थोड़ा जल्दी जाना था, लेकिन अपने विचार वो रख कर गए, और उनको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ में हमारे 5 साथी यहाँ मौजूद हैं। सरफराज आरजू जी हैं सीधे मुंबई से जुड़े हुए, और जेपी सिंह साहब हमारे साथ जुड़े रहे। डॉक्टर आलोक वाजपेयी जी पहली बार हमारे साथ जुड़े, और एक इतिहासकार होने के नाते उन्होंने, लेकिन आज के संदर्भ में जो बातें होनी चाहिए और ऐतिहासिक पहलू को, इतिहास के पन्नों को पलटकर हमें जो सबक लेनी चाहिए उसके बारे में इन्होंने बहुत ही साफगोई से अपनी बात रखी। बहुत धन्यवाद देता हूं डॉक्टर वाजपेयी, बहुत धन्यवाद देता हूं जेपी सिंह साहब, बहुत धन्यवाद देता हूं सरफराज आरजू साहब, और साथ में सुनील शुक्ला जी हमेशा बेबाक अपनी टिप्पणी के लिए जाने जाते हैं। सुनील जी बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं हमारे साथी अमलेंदु जी का जन्मदिन भी है। मैं थोड़ा पहले बहुत बधाई आपको जन्मदिन की, बहुत शुभकामनाएं। थोड़ा लेट यहाँ मैं कह रहा हूँ, बता रहा हूँ, और एक्चुअली उस समय आपकी माइक जो है वो आवाज आपके डाउन हो गई थी, लेकिन आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं डीबी लाइव की तरफ से, हमारे तमाम पैनलिस्टों की तरफ से, और तमाम हमारे साथी जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनकी तरफ से अमलेंदु जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद आप सबको कि आप लोग जुड़े रहे इस कार्यक्रम में। और आप हमारे साथी जो इस वक्त बने हुए हैं, प्रकाश बाबू श्रीवास्तव जी हैं, जो कह रहे हैं जब लोगों को अफीम चटा दी जाती है तो वो अपना मानसिक संतुलन को संभाल नहीं पाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मोहम्मद शरीफ कह रहे हैं ताकत है जिसके पास ये दुनिया उसी की है, दौलत है जिसके पास ये कानून उसी का है। और मोहम्मद शरीफ एक बात और कह रहे हैं कि भारत में अभी जिस बीज की बुआई चल रही है, श्रीलंका में अब उसकी कटाई हो चुकी है। के कौशलेंद्र कुमार सिन्हा कह रहे हैं, के सिन्हा कह रहे हैं ये सब बात कौन फैलाता है, वो मुल्क का दुश्मन है। बहुत सही कहा आपने के सिन्हा जी। प्रमोद मंकर कह रहे हैं कि चीन चांद पे खुदाई करेगा और भारत मस्जिद को खो देगा। बहुत सही कह रहे हैं। अफरोज आलम कह रहे हैं कि सर मोदी सरकार अपनी बेफालतुओं को छुपाने के लिए जनता को धार्मिक मुद्दों में उलझा रही है। और ऐसे ही ओम प्रकाश तिवारी जी कह रहे हैं जन्मदिन की शुभकामनाएं उपाध्याय जी को, चरण स्पर्श। अमलेंदु जी की तरफ से आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। ओम प्रकाश तिवारी जी, आप हमारे साथ जुड़ते हैं, अपनी बातें रखते हैं, लगातार बने रहते हैं। ओम प्रकाश तिवारी जी, आपको बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और ऐसे ही प्रकाश बाबू श्रीवास्तव भी अमलेंदु जी को हैप्पी बर्थडे कह रहे हैं, जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं। इजहार लाजर मसीह भी अमलेंदु जी को हैप्पी बर्थडे कह रहे हैं।
के करीम पाशा कह रहे हैं कि अपने मुल्क के बाशिंदों को द्वारा कर नाइंसाफी करके कभी देश तरक्की नाइंसाफी करके देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। बिल्कुल सही कह रहे सीमा खातून जी। नींबू 400 रुपए किलो। सीमा जी आप नींबू पे काफ़ी मेहनत कर रही हैं, पौधों पे, पक्षियों पे। मैं जानता हूं कि आप जितना काम कर रही हैं वो काबिल तारीफ है, और आप काम कीजिए, बहुत मेहनत कर रही हैं इकोलॉजी को संभालने की, इकोलॉजी को बनाने की, बचाने की जो आप कोशिश कर रही हैं सीमा जी, बहुत बहुत इसके लिए आप तारीफ के काबिल हैं। और डीबी लाइव को 5वें नंबर पर पहुंचने के लिए बहुत बहुत बधाई। मोहम्मद शरीफ बहुत शुक्रिया आपको। और साथ में सोमू यो कह रहे हैं सर आपका चैनल बहुत अच्छा है, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। हरोल्ड अलमैदा कह रहे हैं नमस्कार राजीव जी, आपको भी नमस्कार। तो दोस्तों अब आज इस कार्यक्रम को समाप्त करने की इजाज़त चाहूँगा। कल शाम 7 बजे आप सबसे मुलाकात फिर से होगी, और तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।